जी वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस वीक पे देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट जो है तकरीबन -1.6% डाउन थी। आज के दिन जो है बड़ी तेजी से मार्केट रिकवर की है, तो +0.8% इस टाइम पे क्लोजिंग होने वाली है। तो रफली इस वीक के अंदर थोड़ा सा रेंज बाउंड रही है, तकरीबन -0.8% इसने रेड में क्लोज किया है। ग्लोबल सिनेरियो को थोड़ा सा देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो है नैस्डैक के अंदर या आपके जो यूएस टेक के अंदर जो है काफी ज्यादा सेलिंग आई है। और इसकी रीजन ये है कि जो एनवीडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने एक रिमार्क दिया है कि ओवरऑल चाइना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैनो सेकेंड्स अवे है फ्रॉम यूएसए, और उसकी बेस के ऊपर एकदम से काफी ज्यादा मार्केट थोड़ी सी नीचे भी आई है। थोड़ा सा हम आगे जाके ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस भी करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि आप डेली बेस के ऊपर भी न्यूज को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी अच्छा टाइम चल रहा है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। गूगल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, फिर आपके मेटा का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा रिकवरी आनी चाहिए। दूसरी बात यह कि यूएस का जो शटडाउन है वो रिकॉर्ड इस टाइम पे आ चुका हुआ है। पूरी दुनिया जो है वो ये देख रही है कि किसी टाइम जो है ये रिवर्सल होगा, ये डिसीजन खत्म हो जाएगा शटडाउन का, और मार्केट थोड़ा सा वहां से रिकवर करेगी। ठीक है, चले ये वाला हम फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और ये फॉर्मेट इसलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि जो भी न्यूबीज यहाँ पे आते हैं वो एक दफा हम जिस फॉर्मेट से चलते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं हर वीक के अंदर। और आप लोगों ने अगर उसको थोड़ा सा आगे देखना है या आगे पीछे करके देखना है तो आप लोग इस तरह भी देख सकते हैं। टॉप डेवलपमेंट्स जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया वो मैं इस कवर करता हूँ, फिर मार्केट रिकैप और स्क्रिप्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो फ्राज अपने एंड पे कवर कर रहे होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स मैं अपने एंड पे देखता हूँ कि ग्लोबली या लोकली कौन कौन से आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहे हैं। फिर इसके अलावा टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक हम देखते हैं, टेक्निकली भी फंडामेंटली दोनों चीजों को हम मद्देनजर रख के आप लोगों को कॉल्स देते हैं। सो वो मैं और फराज अपने एंड पे कवर कर रहे होते हैं। फिर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट जो भी चल रही है आपकी, नैस्डैक हो गई आपकी, और कोई मार्केट है उसको भी अगेन हम कवर करते हैं। गोल्ड एंड फॉरेक्स के अंदर कोई अगर हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो अगेन मैं और फराज उसको कवर कर रहे होते हैं। क्रिप्टो का अब हमने सेगमेंट नया डाल दिया हुआ है, जिसमें सलमान को अब हम एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट बुलाते हैं यहाँ पे, और वो थोड़ा सा अपना फीडबैक देते हैं जो भी उनको लग रहा हो कि आने वाले वक्त के अंदर क्रिप्टो के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। एंड फराज जो है उसको टेक्निकली कवर कर रहे होते हैं। चलते हैं फराज भाई की तरफ। जी फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू देना है। जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल नजर आ रही है। एक दफ़ा रीकैप कर लेते हैं लास्ट एपिसोड में जो जो कॉल्स दी गई थी। सबसे पहले पीएसओ बताया गया था कि नीचे आए इसको बाय करें 434 के करीब। एग्जैक्टली उसी जगह पर आया है और वहाँ से अब बाउंस करता हुआ 440 पे जा रहा है। साजगार के बारे में कहा था कि ये आपको 1800 1780 पे मिले, वहाँ पे बाय कीजिएगा। वहाँ से ड्रॉप होता हुआ एग्जैक्टली उसी जोन को टेस्ट करते हुए बाउंस कर रहा है। सो टेक्निकल्स के ये फ़ायदे होते हैं कि अच्छे स्टॉक्स जब मार्केट बेयरिश हों, जो लेवल्स बताए जा रहे होते हैं वहाँ पे स्मार्ट एंट्री ली जा सकती है। नेशनल फूड्स के बारे में बताया था और ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ, अपने टारगेट्स को हिट करने 411 के करीब। पाक इलेक्ट्रॉन, ये कहा गया है था इसके बारे में कि जब भी ये नीचे इसको एक्यूमुलेट करें, वहाँ से बढ़ गया है लेकिन जो हमारे जोन हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं, तो ये बाय कॉल इंटैक्ट है। जब भी नीचे आए इसको भी बाय कर सकते हैं। फ्लाइंग हमने बिल्कुल सजेस्ट किया था कि ये बढ़ रहा है और जब करेक्शंस में 52 53 के करीब आएगा इसको बाय करें। वहीं से एग्जैक्टली बाउंस करता हुआ इस टाइम 56.38 पे ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक के बारे में बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी थी। उस टाइम 26,000 प्लस पे ट्रेड कर रहा था। सो हम आए कर रहे थे 25,400 को। एग्जैक्टली वहाँ पर आया, वहाँ से बाउंस किया, लेकिन अब दोबारा उस जोन से कहीं नीचे ट्रेड कर रहा है। सो ये कॉल भी इंटैक्ट है। अभी इसको डिटेल से आगे देखेंगे। गोल्ड की कॉल हमारी इंटैक्ट है, एसएल हिट नहीं हुआ और ये डेली टाइम फ्रेम पे हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी जाके हिट हो जाएंगे। क्रिप्टो में की कुछ कॉल्स दी थी। जेरी ब्रो बाय अबव लिखा हुआ था 0.0489 के ऊपर, ये बहुत अच्छे तरीके से प्ले करता हुआ गया है। जैसे ही मंडे को ये लेवल्स ब्रेक हुए, एग्जैक्ट उन्हीं टारगेट्स को जाके हिट किया जो हमने सजेस्ट किया था 0.058, और फिर वहाँ से ड्रॉप होता हुआ नीचे आ गया। वर्चुअल यूएसडीटी के बारे में ये कहा गया था कि 1.4455 पे था, यहाँ पे बाय करेंगे, तो फर्स्ट टारगेट इसका 1.68 है, वो एग्जैक्टली वहाँ पे जाके हिट हुआ। दो ट्रेड्स हमारी पूरे वीक में परफॉर्म नहीं कर सकी। अब ये कितनी कॉल्स आ गई हैं? 5 PSX की थी, नैस्डैक गोल्ड 7 हो गई, 9। दो कॉल्स हमारी AUD JPY का एसएल हिट हुआ और AIX BT USDT का क्रिप्टो हिट हुआ। सो ओवरऑल हमारा बड़ा अच्छा वीक रहा। आउट ऑफ 9 2 एसएल्स हिट और बाकी सारी कॉल्स इंटैक्ट हैं, स्मार्ट एंट्रीज मिली और वो सारी चीज़ें वहाँ से
बढ़ना शुरू हो गई। उसके अलावा हमारे डिस्कॉर्ड में जो अलमनाए हैं, हमारे स्टूडेंट्स, उनकी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही इस पूरे हफ्ते में। 876 का पे आउट, ये प्रॉफ फॉर्म पास किया हुआ है। रिमेंबर वन थिंग, मैं बार बार कहता रहा हूँ, सरमाया के जितने स्टूडेंट्स दुनिया भर पे छाए हुए हैं वो फ़िलहाल कहीं और नहीं है, ठीक है। अमार के फंडामेंटल के ऊपर बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं, बल्कि एक फ़ीडबैक आया हुआ था बहुत बेहतरीन, एक और प्रॉफ फॉर्म यहाँ पे पास हुई हुई, एक फ़ीडबैक आया हुआ था कि अमार साहब का इन्वेस्टोजीनी मॉडल उन्होंने अपने इंडियन कोलीग्स को दिखाया, कोई भाई यूएई में। सो वो लोग परेशान हो गए और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं पाकिस्तान से बैठ के। सो अमार्स का इन्वेस्टोजीनी मॉडल रॉक और इंडियंस फिर से शौक, हम इंडियंस को हर तरफ से शौक दे रहे हैं, माँ सिवाय क्रिकेट मैचेस के बाकी सब जगह हम अच्छा जा रहे हैं। सो इस इन्वेस्टोजीनी मॉडल को पढ़ना है अगर आपने, तो इन्वेस्टमेंट मास्टरी की रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसको रजिस्टर हो सकते हैं। सेकेंडली, ये मॉडल जो अमान ने बताया हुआ है, ये दुनिया में या किसी भी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी मार्केट पे जाके अप्लाई करेंगे, किसी भी स्टॉक पे अप्लाई करेंगे, सो बेहतरीन तरीके से सारी मार्केट्स को ये बीट कर रहा है। ये बहुत ही कोई जीनियस स्ट्रैटेजी है, जिसके ऊपर आप लोग काम करें तो बेहतरीन रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारी कम्युनिटी में बहुत बेहतरीन लाइव सेशंस हो रहे होते हैं। 5 ट्रेड कॉल्स यहाँ पे दी गई, कोई एसएल नहीं हिट हुआ, 5 टीपीस हिट हुई हुई हैं। एक और भाई का, हबीब का, फ़ेज़ 2 पास हुआ हुआ है। फिर एक भाई ने $4,865 का प्रॉफिट किया हुआ है। इन्होंने $400 का डिपॉज़िट किया, $1,000 का प्रॉफिट हो गया इनका अकाउंट। एक और 3% के टारगेट्स मीट हुए हुए हैं यहाँ पे। एक और $500 का पे आउट आया हुआ है। सो मैं कितना दिखाऊँ यहाँ पे, $49-50। सो ये सारी की सारी जो है सक्सेस स्टोरीज़ आई हुई हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अगेन फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 पास, $500 का प्रॉफर्म का पे आउट लिया हुआ है। सो पढ़ें लिखें, पैसे बनाएं डॉलर्स में, एंजॉय करें, ठीक है। सो ओवरऑल हमारा तो बड़ा अच्छा हफ्ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आगे देखते हैं। हमारा आप सुनाएं कि मैक्रोस पे कुछ फंडामेंटल चेंजेस हैं या अभी स्टिल हम इंटैक्ट है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को लेके बुलिश? अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी आपने वैसे ही मेरे इन्वेस्टोजीनी का भी दिखा दिया है, बल्कि मैं आज चाह रहा था कि मैं इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को अक्टूबर के मैं दिखा दूं। अच्छा, यहाँ पे जो फराज ने ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टोजीनी का आपको दिखाया रिजल्ट्स, दैट वाज इन यूई मार्केट, और वहां पे भी ये बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये काफी जबरदस्त मेरे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अक्टूबर का और सितंबर का यहाँ पे मुझे लेटेस्ट जो मेरे पास जो कंपनीज आ रही थी वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। बल्कि कई दफा जो है हम बुल्स एंड बियर्स के अंदर जो कॉल्स आप लोगों को दे रहे होते हैं, उसमें भी कई कंपनीज जो है वो मेरी इन्वेस्टोजीनी में आ भी रही होती हैं और वो काफी स्पेक्टेकुलर परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। सितंबर में मैंने लास्ट शीट जो शेयर की थी अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो जिसमें हमने सॉर्स को डिस्कस किया था इन अलमनाई सेशन, जब वो पास आउट कर जाते थे हम सेशंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे केएससी इंडेक्स ने 2 महीने के अंदर तकरीबन 8.5% परफॉर्म किया है। तो मेरे मॉडल ने जो है तकरीबन 15% परफॉर्म किया है। और अगर अक्टूबर में देखा जाए तो तकरीबन मार्केट आपके सामने -1.7% डाउन थी। इन्वेस्टोजीनी के अंदर 7.3% ये ऊपर थी। यहाँ पे एक चीज का ज़हन में रखिएगा कि सारे स्टॉक्स मेरे ऊपर नहीं जा रहे होते। ऑन एवरेज जब आपने सारे आप अपना एनालिसिस करते हैं, मैं आपको टॉप 10% ऑफ द मार्केट में बताता हूँ कि ये टॉप 10% मेरे मॉडल के मुताबिक ये कंपनीज आ रही हैं। अब आप आगे इसको अपने एनालिसिस के मुताबिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक दो नाम मैं ले लेता हूँ, आप जाके उसको देख लीजिएगा। FRCL फ्रंटियर सिरेमिक्स के नाम से एक कंपनी है, छोटी कंपनी है वैसे, इसमें वॉल्यूम्स कम लगते हैं, लेकिन अब तक जो है विद इन 1 मंथ ये 90% ऊपर जा चुकी है। आप उसको जाके देख सकते हैं। बीको की हमने कॉल भी दी थी सरमाया बुल्स एंड बियर्स के ऊपर, उसने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। फ्लाइंग सीमेंट अगेन हमने एक हफ्ता पहले भी कॉल दी थी, उससे पहले भी अब हमने कॉल दी थी, वो भी इस टाइम जो है मेरे इन्वेस्टोजीनी के अंदर है, ठीक है। सो कुछ कंपनीज मैंने अभी आपको बता दी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो तो मैं थोड़ा सा फायदा उन लोगों को देता हूं कि किस तरीके से हम पहले से कंपनीज को पिक कर लें और इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए डेवलपमेंट्स पे आते हैं। लास्ट वीक के जो डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पे अगेन आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। इस वीक के जो है उसको हम बात कर लेते हैं। कुछ जो है हमारी थोड़ी सी नेगेटिव भी चल रही है चीजें, कुछ पॉजिटिव भी चल रही है, सारों को डिस्कस करते हैं। यूरिया जो है हमारी उसकी ऑफ टेक जो है तकरीबन मार्जिनल डिप आया उसमें अक्टूबर 2025 के अंदर। ये ऑलरेडी हम बात कर रहे थे, फ्लड्स जो है आपके आ रहे हैं जिसकी आए थे, जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी यूरिया की सेल्स जो है वो नीचे आई हैं। डायमोनियम फॉस्फेट की जो सेल है वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 55% नीचे है, लेकिन मंथ ऑन मंथ वो 44% इंक्रीज किया है। अब ये चीज अगर आपको बिजनेस एनालिसिस करना आता है, आपको थोड़ा सा समझ आए कि इसको किस तरीके से देखा जाता है, तो आप जाके देख सकते हैं कि फातिमा और FABL थोड़े से परफॉर्म करें। स्पेशली जो है फातिमा, इसने 100% का गेन दिया है विद इन लास्ट 6 मंथ्स।
सो ये जो डायमोनियम फॉस्फेट है ये बैक एंड पे उसका रॉ मटेरियल है, और अगर ये रॉ मटेरियल की प्राइसेस ऊपर जा रही होती है तो ये अगेन आप देखोगे ये स्टॉक्स भी उसी तरीके से कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये टैक्टिक्स आपको भी खुद से भी सीखनी चाहिए। इसी वजह से हम ट्रेन करते हैं लोगों को कि किस तरीके से आपको एक कंपनी को देखना है। ऑयल हिट्स 5 मंथ्स लो, ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि ऑयल के रेट जो है वो थोड़े से नीचे रहेंगे। चाइना से डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही ज्यादा, अगर हो भी रही है तो एक स्टैग्नेंट किस्म की डिमांड है, तो उसकी वजह से ऑयल अभी तक जो है वो काफी हद तक लो चल रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का बिल है वो ज्यादातर ऑयल का होता है, और वो अगर हमारा ऑयल का रेट नीचे रहेगा तो हमारे ऊपर इंपैक्ट उसका निस्बतन कम आएगा। करेंसी स्ट्रेंथ जो है हमारी वो 6 मंथ्स हाई पे जा चुकी है। डॉलर पीकेआर अगर आप देखें, डॉलर जो है इंटरनेशनली अगर आप देखें डीएक्सवाई जो है काफी ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा यूएसडी पीकेआर स्ट्रेंथ कर रहा है बिकॉज आईएमएफ के एंड से भी हमें पैसे जो रिलीज होने हैं, हमारा जो एक्सचेंज फैसिलिटी के अंदर में पैसे मिलने वाले हैं वो भी हमारे लिए काफी बेहतर हो सकता है, और करेंसी के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है चीज। पाकिस्तान अचीव स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो अभी मैंने बात की ऑन ईएफएफ सेकंड रिव्यू, $1.2 बिलियन की ट्रांच जो है वो हमें मिलने वाली है दिसंबर 2025 में, और ये अगेन हमारी करेंसी के लिए, इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा बेहतर है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम आईएमएफ से पैसे लेके उसको कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट्स पोस्टेड 56% ईयर ऑन ईयर सर्ज इन अर्निंग्स ड्यूरिंग द क्वार्टर, 17% ईयर ऑन ईयर डिस्पैचेस में, बेटर एक्सपोर्ट प्राइसेस, और 56% आपका डिक्लाइन है फाइनेंशियल चार्जेस में। तो ये ऑलरेडी सीमेंट्स में बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं कि सीमेंट्स आर सिक्लिकल इन नेचर। जब भी आपकी मार्केट ऊपर जाती है सीमेंट ज्यादा परफॉर्म करते हैं। आप देखिए अर्निंग्स 56% इंक्रीज किए हैं, लेकिन जो आपके जो बोरियां होती है ना सीमेंट की वो तकरीबन 17% इंक्रीज किए हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज को ध्यान में रखें, प्राइसेस ये ज्यादा सेल का बढ़ना जो है वो आपकी प्राइस का बढ़ने की वजह से भी है, और इसके अलावा जो प्रॉफिट्स आपके ज्यादा इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह ये है कि आपने बैकएंड से मार्जिन को इंप्रूव किया है। बहुत ज्यादा कंपनी जो है रीन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है, कोल की प्राइसेस नीचे आ रही है, उसकी वजह से मार्जिन बहुत अच्छे मेंटेन हो रहे हैं। अब थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, आपको देखना होता है कि कौन सी कंपनी को इस टाइम पे ज्यादा बेनिफिट है। उसकी डिटेल के लिए अगेन आप बिजनेस एनालिसिस वगैरह ये चीजें सीख सकते हो। एफबीआर मिसेस टारगेट बाय ₹272 बिलियन इन जुलाई टू अक्टूबर कलेक्शंस। ये एक थोड़ा सा अगेन थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन अगेन हमारे टैक्सेस काफी हद तक बढ़े, दैट इज अ गुड थिंग। ये एक थोड़ी सी नेगेटिव है हमारे लिए चीज। ट्रेड डेफिसिट सर्जेस 56% इन अक्टूबर। सो वही हम अरसे से करते आ रहे हैं कि जब भी हमारे हालात बेहतर होते हैं तो हम इंपोर्ट को ज्यादा बढ़ा लेते हैं, एक्सपोर्ट हमारी निस्बतन कम होती है। अक्टूबर में ये वाला जो ट्रेड डेफिसिट है ये हमारा 56% ज्यादा आने की वजह भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर में जो हमारी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी मैटर करती है, ठीक है। अक्टूबर के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे बात की जाए तो तकरीबन 2.5% मंथ ऑन मंथ पे उसमें इजाफा आया, विच इज गुड फॉर अस। फिर उसके बाद आते हैं थोड़ी सी कंपनीज की मैं डेवलपमेंट्स की बात करता होता हूँ। मेजरली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हर वीक आती हैं, लेकिन जो मेजर मुझे लगती हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेशनल फूड का अगर आप देखें परफॉर्मेंस भी हो रही है, हमने कॉल भी दी थी, मेरे इन्वेस्टर जीनी मॉडल में भी आती है, बेहतरीन इस टाइम परफॉर्म भी कर रही है। 70% इन्होंने ऑपरेशंस जो है वो अपने मूव कर लिए हुए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, टैक्स एग्जेम्प्ट एरिया है। इससे क्या होता है कि आपके ओवरऑल अगेन इनको टैक्स में बेनिफिट जब मिलेगा तो अर्निंग्स इनकी ज्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। पावर डिवीजन से स्मार्ट मीटर्स रोल्ड आउट टू डिस्कोस, तो ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पाक इलेक्ट्रॉन में हमने लास्ट वीक के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगेन ये पाक इलेक्ट्रॉन वाले कह रहे हैं कि हमने जो स्मार्ट मीटर्स बनाए हैं वो आगे डिस्कोस को प्रोवाइड कर दिए हैं। हबको का अगर आप लोगों ने देखा है कि थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो अपना उसका कंप्लीट हो गया है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इसका फायदा हबको को होने वाला है और साथ में एफएफसी को भी होने वाला है। इसी वजह से अगर आप थोड़ा बहुत देख रहे होंगे एफएफसी भी अब थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा है, इसी वजह से कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से डिविडेंड आएंगे, ठीक है। ओजीडीसी पोस्ट बिग लीप इन रिकवरी ऑफ रिसीवेबल्स, ये ऑलरेडी हम पहले भी बात कर रहे हैं कि सर्कुलर डेब्ट जो है वो जैसे जैसे कम होगा तो इन कंपनीज को, ओजीडीसी हो गया, पीपीएल वगैरह कंपनीज होगी, उनको आगे जाके फायदा होगा। चले ये तो हो गए हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। ग्लोबल इकोनॉमी को जब हम डिस्कस करेंगे मजीद वहां पे जाएंगे। अब हम चलते हैं टॉप स्क्रिप्ट्स के ऊपर जी। फराज भाई पहले आप केएसई इंडेक्स का बता दें, फिर उसके बाद हम टॉप स्क्रिप्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है।
आज ही सरमाए के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी अमार, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, 100 इंडेक्स सिमिलर पैटर्न पे है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। वही पॉइंट्स हैं हमारे, हाई राइज एंड हाई लोज इंटैक्ट हैं। जब तक आपका ये 153,890 नहीं ब्रेक होता, हम बाय डेफिनेशन, बाय लॉ, डाउस थ्योरी के मुताबिक नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। सेकेंडली, EFI लास्ट वीक जो मैंने एक बताया था मोमेंटम इंडिकेटर विद वॉल्यूम्स, उसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस है, इंटैक्ट है, वो ये था। सो अगेन एक अच्छा साइन है और उसी को सस्टेन हम कर रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स को, और अच्छा सपोर्ट को क्या कहते हैं, सस्टेन कर रहे हैं। सो EMA 55 के ऊपर अभी एक सपोर्ट है, और ये लास्ट टाइम मैंने इसकी सिग्निफिकेंस बताई थी, और एग्जैक्टली उसी से ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। अच्छा साइन है ये। और हमारे पास इसके अलावा नवंबर जो है वो बुलिश मंथ है। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब भी अक्टूबर आपका बेरिश होता है, उसका नेक्स्ट मंथ जो नवंबर आता है उसमें वो बुलिश होता है। ओवरऑल बुलिश रहता है नवंबर, ज़्यादातर इसके वेट्स अच्छे हैं। सो बुलिश इंडिकेशंस में हमारे पास पॉइंट्स अच्छे बने हुए हैं। वीकली के ऊपर बेरिश RSI डाइवर्जेंस काफ़ी टाइम से चल रही है, और ये जो EMA 13 है ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से टाइमली इस पे बताया था कि जब ये ब्रेक होगी तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी या बेरिश होकर आपको तंग करेगी, और ऐसा फेज़ बन जाएगा जैसे ये यहाँ पे था लास्ट ईयर 20 दिसंबर 2024। और जब ये इसने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, और यही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि साइडवेज पैटर्न आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल ये कंसीडर किया जाएगा बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न में। आने वाले टाइम पे मोस्ट लाइकली आपके हाइज ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा साइडवेज रहेगा। सो साइडवेज एक्टिविटी में आपको ये करना चाहिए कि इंडेक्स को नहीं देखें, और पर्टिकुलर स्टॉक्स के जिनके चार्ट्स अच्छे हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने हाई से नीचे आके कंसोलिडेट हो रहे हैं, साइडवेज हो गए हैं, उनमें पोटेंशियल है कि वो यहाँ से दोबारा बाउंस कर जाएंगे। दिस इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स जो आपको वैल्यू बाइंग ऑफ़र कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। सही है, वो अभी हम चार्ट्स डिस्कस करते हैं। जैसे जो लास्ट वीक के चार्ट्स थे, वो जो हमने टॉप 5 पिक्स बताई थी, वो स्टिल इंटैक्ट है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। सेकेंडली, जो आज के स्टॉक्स बताएंगे, आप उनमें से भी कोई ना कोई अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल मार्केट ठीक है, जब भी नीचे आएगी परेशान नहीं होना, और साइडवेज एक्टिविटी अच्छे हेल्दी साइंस होते हैं आगे आने वाले बुलिश साइकिल के लिए। सो ओवरऑल ठीक है, साइडवेज रहना अच्छी बात है, मार्केट को थोड़ा सा सांस भी लेना चाहिए। सो ये है हमारे KC 100 इंडेक्स का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक्स की तरफ। पहले सबसे मैं पहले रेशियो ऑफ द वीक डिस्कस कर जी लेते जी हैं, फिर आप टॉप स्क्रिप्ट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल। चले। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। और इस दफ़ा जो है रेशियो ऑफ द वीक, ये आप लोग कई दफ़ा हमसे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम कुछ रेशियोज हमें बता दिया करें कि किस तरीके से फंडामेंटली इनको देखा जाता है। तो वन बाय वन हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें, और सरमाया की वेबसाइट पे भी जाके दिखाया करें कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो कुछ 2-3 वीक से मैं इन्वेंट्री की रेशियोज के ऊपर बात कर रहा था। तो हमने पहले डे सेल्स आउटस्टैंडिंग की बात की, जिसमें पैसा रिसीव करने के कितने दिन लगते हैं, वो था, उसमें हमने कवर किया। फिर डेज सेल्स इन्वेंट्री को कवर किया कि कितने दिनों में आपकी इन्वेंट्री सेल होती है। सो वो हमारी रेशियो हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी। और इस दफा जो है हम डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को डिस्कस करेंगे। सो डेज पेबल आउटस्टैंडिंग मेजर्स हाउ लॉन्ग अ कंपनी टेक्स टू पे इट्स सप्लायर्स आफ्टर रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज। It indicates how efficiently the company manages its payment cycle and short term liquidity। ठीक है, सो जो आपने किसी वेंडर को जो आपने पेमेंट करनी होती है, ये आप जितना जल्दी उसको करते हैं उतना कंपनी के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये होता है कि जितना ज्यादा आप दिन ले लें तो आपके लिए एज अ बिजनेस वो एक अच्छी चीज होती है। यहाँ पे ये बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो हायर जो डेज पेबल आउटस्टैंडिंग हो, तो इट्स स्लोअर पेमेंट्स, यानी कि आप थोड़ा सा पेमेंट लेट कर रहे हो। बेटर कैश रिटेंशन, यानी कि आप अगर कैश को अच्छा रोक के पेमेंट किसी वेंडर की कैश को अच्छा यूटिलाइज कर ले, बट मे स्ट्रेन सप्लायर रिलेशनशिप। तो ये होता है कि आप बिजनेस में थोड़ा सा अच्छा इंसेंटिव कर सकते हैं, लेकिन आपका जो वेंडर होता है उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आप ये देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ रही है, तो ये ना हो कि आपके वेंडर के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। इसके अंदर और भी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन लोअर डीपी जो है फास्टर पेमेंट्स हो रही है, यानी कि वेंडर को आप जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। गुड सप्लायर टर्म्स बट मे रिड्यूस अवेलेबल कैश फॉर ऑपरेशंस। तो ये एक चीज का ध्यान में रखिए, हायर डीपीओ अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो है और भी चीजें देखनी है
कि बाकी भी चीजें हमारी अच्छी हो रही हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, ये तरीकेकार होता है इसका। और यहाँ पे मैं अब आप लोगों को ले आता हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे मैंने टेक्सटाइल कंपनीज ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर दी हुई है, और आप लोगों ने क्या करना है, एडिट रेशियोज पे जाके जो रेशियोज आप लोगों को रिक्वायर्ड है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखें, डेज सेल्स इन्वेंट्री, डेज पेल आउटस्टैंडिंग, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, ये सारी मैंने इकट्ठी यहाँ पे कर दी है। और अगर इसके बेस पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कंपनी इस टाइम पे सबसे ज्यादा टाइम ले रही है फॉर द पेमेंट, ठीक है, वो यहाँ पे अगर आप देखो CHBPL CHBL है, KTML थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रही है, KML जो है क्वाइनर मिल्स, ये भी कुछ ज्यादा टाइम ले रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, बाकी भी चीजें हमें साथ साथ देखनी है। डे सेल्स इन्वेंट्री में अगर आप देखें कि अगर टाइम ज्यादा भी लग रहा है पेमेंट करने में और आप इन्वेंट्री अच्छे टाइम पे बेच पा रहे हो, जैसे KTML अगर आप देखो 44 डेज में आप इन्वेंट्री बेच रहे हो, लेकिन 100 डेज में आप अपने वेंडर को पेमेंट करें, सो दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, और ये आपके बिजनेस में आप देख सकते हैं कि KTML मेरी टॉप 100 कंपनी, टॉप 25 पिक में भी थी। अगर आप इसको दिसंबर से देखें, जब से मैंने इसकी कॉल दी थी, तो ये काफी बेहतरीन परफॉर्म कर चुका है। तकरीबन ये 300% यहाँ से परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुका है। जी बैक टू फराज भाई, इस दफा की टॉप पिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इस दफ़ा जो टॉपिक है DHPL, DH पार्टनर्स के नाम से, इसकी हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है, और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। सिंपल हायर हाइज एंड हाई लोज। अभी इसने कल परसों हायर हाई लगाया है 60 का, और उसके बाद ये करेक्ट हो रहा है। सो बाय एंड डिप वाली स्ट्रैटेजी में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेट्स से ये 55 से 52 के दरमियान कहीं आपको मिलता है, यहाँ पे अटेम्प्ट करें। जो इसके टारगेट्स हैं वो पहला जो है वो 65 का है, दूसरा 70 का है। ओवरऑल एक अच्छे सिनेरियो पे है, और जो अपने इसने फेब 2025 जहाँ पे ये ओपन हुआ था वो इसका हाई था, वहाँ से ड्रॉप होता हुआ नीचे आया। सो एग्जैक्टली उसी टॉप को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जाके ये दोबारा टेस्ट करे। सो ओवरऑल अच्छी ट्रेंड में चल रहा है, तो इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू करे। जी हमारा DHPL हमने इसकी पहले भी डिस्कशन की थी, और अभी रिसेंट पास्ट में इसका रिज़ल्ट आया, बड़ा फिनोमिनल रिज़ल्ट था। सो आपको क्या लग रहा है, स्टिल इंटैक्ट हैं ये प्रोजेक्शंस, ये टारगेट्स को हिट हो जाना चाहिए? अच्छा, सो DHPL के थोड़े से फंडामेंटल तो देख लें। ये ऑलरेडी एक नई कंपनी जो है, ये दाऊद हरकुलिस की बनी थी, और ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं इन डिफरेंट कंपनीज के अंदर। इनके पोर्टफोलियो हैं बने हुए हैं, और अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स जो हैं तकरीबन इनके 63% परफॉर्म किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देम, और वर्सेस अगर KSE इंडेक्स को देखा जाए तो तकरीबन उन्होंने 45% परफॉर्म किया। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी न्यूज है, दैट इज के अमेलगमेशन ऑफ ये करने जा रहे हैं दाऊद लॉरेंस की जो आपकी कंपनी है DLL एंड सियान, तो ये दोनों के को मिक्स करके मर्ज करके इनकी अमेलगमेशन होने वाली है। और इसके अलावा जो है इसकी रिसेंट जो अर्निंग्स आई है दैट इज अराउंड 10। जी फराज, बैक टू यू। अच्छा, अभी आपने उसको डिस्कस किया दाऊद लॉरेंस को, उसका भी चार्ट देख लेते हैं। चार्ट पे ये भी बहुत बेहतर नज़र आ रहा है, और ये बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करके राइट ले रहा है, ट्रेंड में वो कर रहा है। और ये एक्यूमुलेशन जो थी वो 2016 से चलती हुई आ रही है, और ये ख़त्म हुई थी जाके तकरीबन आपकी इस साल जनवरी 2025 में। उसके बाद 195 से ये बढ़ता हुआ इस वक्त जो इसकी प्राइस हो गई है 491 की हो गई है, और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं प्रोजेक्शंस बेस्ड कि इसके जो टारगेट्स नज़र आ रहे हैं वो 630 के आ रहे हैं। सो जब भी ये करेक्ट हो, नीचे मिल जाए 450 470, वहाँ पे इसको मेरे ख्याल में बिल्कुल बाय करना चाहिए, और फिर हम इस ट्रेंड की कंटिन्यूशन को प्ले करें और फिर राइड करें इस ट्रेंड को, और एक्सपेक्ट करें कि इसके जो टारगेट्स हैं वो 630 के जाके हिट हो। हमारे ये दाऊद लॉरेंसपुर, इनके क्या फंडामेंटल्स हैं? अच्छा, यहाँ पे DLL के फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मजेदार ये सिनेरियो ये है कि इस टाइम पे अभी भी आपका ये अपर कैप है, और अगेन ये दाऊद हरकुलिस की ही कंपनी है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे देखो 2024 से अभी तक जो है इसके रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, लेकिन चूंकि ये भी अगेन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी हद तक यहाँ पे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 7.82 से तकरीबन ये 12 बिलियन तक ये इनके नेट इनकम भी बढ़ गई है। अगर आप EPS देखोगे यहाँ पे 2023 से लेके अब तक जो है वो काफी हद तक इसके 100 टाइम्स 100 कह लें या 50 टाइम्स जो है इनकी ये इंक्रीज नजर आ रही है। सो दिस इज अ ह्यूज गैप, और जिसकी बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस भी
काफी अच्छी चल रही है, ठीक है। सो कंपनी जो है ये बेसिकली अगेन इन्वेस्टमेंट करती है सब्सिडरी में या एसोसिएटेड कंपनी में, और इसके अलावा जो है ये ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी की सोल्यूशंस के अंदर, जिसमें मेजरली आपका सोलर आता है, आपके विंड के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आते हैं। इसके अलावा जो है इनकी टेक्सटाइल का अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। 16% इक्विटी इनकी तकरीबन है दाऊद हरक्लीज के जो मेजर कंपनी है उसके अंदर। इसके अलावा जो है ये पावर जनरेशन के अंदर जो रियॉन सोलर का इनका एक प्लांट है उसके अंदर ये काम कर रहे होते हैं। फिर तेनागा विंड पावर जो है ये भी ये मैनेज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है इनकी एक तकरीबन 100% शेयर होल्डिंग जो है इन्होंने रिसेंटली सितंबर 2024 में पिछले साल में इन्होंने बेची थी टू जूनिपर इंटरनेशनल कंपनी है, उनको इन्होंने इसको सेल किया था। सो अभी जो है फंडामेंटली काफी हद तक इसके सिनेरियो बेहतर नजर आ रहे हैं। आगे जाके मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे जैसे आपकी स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करेगी ये भी साथ परफॉर्म करेंगे। जी, बैक टू फराज। अच्छा हमार इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पिक है वो पाक ऑक्सी है। इसके भी हम पहले डिस्कस करते रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ये परफॉर्म किया है। राइट नाउ ये एक बहुत स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, और जब भी ये करेक्ट हो इसको अगेन बाय करना चाहिए हायर लो के ऊपर। सो सजेस्टेड जो लेवल है वो मेरे ख्याल में 288 292 ये अच्छे से लेवल्स हैं, यहाँ पे आप इसकी स्मार्ट एंट्री बन सकती है। अगर कोई बहुत ही कोई टाइट स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो 260 263 का स्टॉप लॉस बनता है। इमीडिएट फर्स्ट टारगेट इसका अगर ये नीचे आता है दोबारा से बढ़ता है तो 322 का होना चाहिए अपसाइड ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के ऊपर, और उसके बाद फिर हम देखेंगे फर्दर भी रैली करता हुआ जाएगा। सो इसने पहले बहुत बेहतरीन एक एक्यूमुलेशन बॉक्स का ब्रेकआउट दिया था, ये कॉल भी हमने उस टाइम दी थी जब इसने ब्रेकआउट दिया, और हमारे टारगेट्स भी उस टाइम हिट हुए थे। उसके बाद से ये साइडवेज होकर अब ये दोबारा से एक नए अप ट्रेंड में आया है। स्टिल ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी एंड आई फॉर 320 से 325 तक के टारगेट्स को। हमारे पाक ऑक्सी के फंडामेंटल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, बड़े स्ट्रॉन्ग थे और ये उस के बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता हुआ आ रहा था। राइट नाउ अभी आपको लग रहा है जो अभी इसके रीसेंट पास्ट में जो इसके रिजल्ट्स आए हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है? बिल्कुल ऐसे ही है। जो अगर आप रिजल्ट्स वाइज भी देखेंगे बहुत ही बेहतरीन किस्म का ग्रो कर रहा है, इसकी अर्निंग्स बहुत सॉलिड ग्रो कर रही हैं। ये ओवरऑल जो है जो कंपनी एज अ ग्रोथ वहां पे भी बहुत ज्यादा इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू वाइज देखो तो तकरीबन 10% का इसका रेवेन्यू इंक्रीज किया है ना। और अगर आप बॉटम लाइन पे आ जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेहतरीन किस्म के इनके 150% से ज्यादा इनके प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। जो मेजर मुझे चीज इनकी बहुत अच्छी लगी है, जो कि बहुत ज्यादा कंपनीज पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली काम भी कर रही हैं, वो अपने मार्जिन के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो ग्रॉस मार्जिन के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो पिछले साल की निस्बत अगर आप यहाँ पे देखें 26% इनके मार्जिन है, जो कि अब इंप्रूव होके तकरीबन 41% पे आ गए। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग। और एक कंपनी जो है जो जिसके पास एक बहुत बड़ा मोनोपली भी है, ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट्स अपनी बेचती है आगे कंपनीज को, उसमें भी काफी बेहतरी आ रही है। अब ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे फंडामेंटली देखा जाए तो ये लीडर है इन सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस, बिल्डिंग सॉल्यूशन और एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स का भी ये काम करते हैं। रिसेंटली इन्होंने एएसयू प्लांट एक जो है तकरीबन 270 टन पर डे का इन्होंने प्लांट भी लिया है, और कुछ जो है इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। बिल्डिंग बिजनेस के अंदर ये टायर 1 इलेक्ट्रोड्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं, जिनके अंदर हायर मार्जिन अवेलेबल हैं। हो सकता है कि यही रीजन है कि अभी जो आपको नजर आ रहे हैं ग्रॉस मार्जिन ज्यादा इसी वजह से हो। लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन मेडिकल जो गैस पाइपलाइन है ये इन्होंने प्रोवाइड किया है इंडस हॉस्पिटल को, जिसमें तकरीबन 600 बेड्स हैं। इसके अलावा 1.3 बिलियन रुपीस का हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन्होंने पोर्ट कासिम में स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो है 15 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है लॉन्गर टर्म सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स इनके ऑलरेडी चल रहे हैं। फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, इन्वेस्टेड भी हूँ। चलिए ये तो मैंने अपना भी बता दिया, लेकिन अगेन दिस इज अ वेरी गुड कंपनी और आप इसको आगे भी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। जी, बैक टू फराज। सही, हमारा नेक्स्ट पिक है पाकिस्तान रिफाइनरी पीआरएल, और पीआरएल के चार्ट के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि एक लेवल है 35.60 का, और ये पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता रहा। दिसंबर 2024 पे वो ब्रेक हुआ, उससे ऊपर क्लोज हुआ, तो हमने एक अब ज़बरदस्त ही अपसाइड रैली देखी थी जो 36 से 44 तक नॉन स्टॉप गई थी। एंड देन उसके बाद ये वापस जब ये इस लेवल को ब्रेक किया फिर ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता रहा काफ़ी टाइम तक, और अब रिसेंट पास्ट में इसने एज अ सपोर्ट 6, 7, 8 यहाँ पे जो मैंने इसकी सिग्निफिकेंस बताई हुई है इसको कंसीडर करता रहा है।
अच्छा, अब यहाँ पे अभी अक्टूबर की एंड पे जो प्रेशर था मार्केट में उसकी वजह से ड्रॉप हुआ, एक हायर लो या एक सपोर्ट के ऊपर इसने अब फिर से बाउंस करना शुरू किया। जब से अब तक ये इस लेवल से ऊपर की एक प्रोमिनेंट क्लोजिंग या मोमेंटम को नहीं बिल्ड कर पा रहा। सो राइट नाउ आज फ्राइडे है, अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग आती है लेट्स से 35.8090, सो इसमें फिर पोटेंशियल है कि इजीली अपने टारगेट्स को जाके हिट करे, जो कि 39.98 यानी कि 40 के हैं, और दूसरा जो इसका अभी लास्ट ईयर का जो हाई था 44.6 का वो है। ओवरऑल अगर इसका वो देखा जाए यहाँ पे ये जो पैटर्न बनेगा, अगर ये 44 पे जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका ना इस तरह की फॉर्मेशन ले ले कि ये आपका कप की शक्ल बन जाए और इस पूरे पैटर्न के ऊपर। सो कप तक बनाने के लिए इसको 44 होना चाहिए, जो मेरे ख़्याल में जल्दी आगे 3-4 महीनों में जाके ये यहाँ तक हो सकता है। फिर उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि ये इसको भी ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाए। सो ये जो इसकी साइडवेज हमेशा से एक्यूमुलेशन रही है, एक हाई लगाने के बाद कुछ अरसे तक साइडवेज होता है। सो जो इसका हिस्टोरिकल पैटर्न रहा, ये नंबर ऑफ तकरीबन 228 बार्स की कंसोलिडेशन थी और उसके बाद फिर ये दोबारा से रैली करता रहा। सो अभी भी तकरीबन कुछ ऐसी पैटर्न बन चुका है। ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन हुई है इसकी, इसके भी 205-210 सेशंस हो चुके हैं। सो मोस्ट लाइकली अब ये 10-12 सेशंस के बाद इसको टाइम साइकिल्स के ऊपर एक रैली को बनाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और जो इसके फिर टारगेट्स बनते हैं वो 44-45 के बनते हैं। सो एक्सपेक्ट करें और इस पर नज़र रखें कि जब भी इसमें वॉल्यूम्स हों 36 से ऊपर की सॉलिड क्लोजिंग हो एंड देन बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अपने टारगेट्स को जाके हिट कर जाए। हमारे पाकिस्तान रिफाइनरी, आपने रिफाइनरी के ऊपर पहले बहुत डिटेल से बात की थी, आपकी एक सेपरेट वीडियो भी आई थी, और अब आप कैसे रेट करते हैं पाकिस्तान रिफाइनरी को? अभी रिजल्ट्स तो इसके बेहतर थे। अच्छा, जब पाकिस्तान रिफाइनरी के रिसेंटली एक आध क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े से बेहतर आए हैं, लेकिन अगेन मुझे इतनी फंडामेंटली ये कंपनी पसंद नहीं है, क्योंकि अभी भी लॉसेस में चल रही है। इसमें जो इनका डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो फंडामेंटल्स के ऊपर बात की जाए तब भी इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपको यहाँ से नंबर से अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी सेल हो रही है, और उसके बाद जो है अभी भी ये लॉसेस में चल रही है। ऑन दी अदर हैंड, जो मुझे रिफाइनरी में एक कंपनी जो सबसे अच्छी लगती है वो ATRL है, लेकिन उसके दैट बीइंग सेड इसमें कुछ थोड़े से पॉजिटिव ट्रिगर भी हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप रेवेन्यू में यहाँ पे बात करें तो तकरीबन एक आध साल में तकरीबन ये 2-3% में यहाँ पे इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं, प्रॉफिट्स में अगर आप आए, तो ये पिछले साल प्रॉफिट में थी, इस दफा जो है ये लॉसेस में आ गई है। और इसकी बहुत बड़ी रीजन जो है वो आपके सेल्स टैक्स जो इन पे लगाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा, ये पहले भी बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं या गवर्नमेंट को कह भी रहे हैं कि भाई इसको आप हमारे एंड से टाइट। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर इसकी थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है वो आपको नीचे भी नजर आ रही है कि एज कम्पेयर टू द स्टॉक मार्केट थोड़ी सी नीचे जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इनकी बात की जाए, टोटल वैसे तो सेल्स इन्होंने रिकॉर्ड सेल्स शो किए हैं। द कंपनी इन्होंने 796,000 टन्स ऑफ HST इन्होंने बनाया। 300,000 जो है ये MS का जो ऑयल है वो आपका इन्होंने बनाया। क्रूड सोर्सिंग जो है इनकी, ये 3-4 कंपनी से मिडिल ईस्ट से ज्यादातर करते हैं। 70% इनको एडनॉक से आता है, 20% आरामको जो है वहां से आता है, और 10% जो है ये लोकल क्रूड ऑयल यूज करते हैं। इसके अलावा जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे बात की जाए, तकरीबन 80-85% इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रही है। ठीक है, अब ट्रिगर की बात कर लेते हैं। तो ट्रिगर यहाँ पे ये है कि इनका जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन है पिछले एक क्वार्टर के अंदर वो सारी रिफाइनरी मार्जिन का बहुत जबरदस्त इंक्रीज किया। इस टाइम पे वो $5 पर बैरल पे आया हुआ, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन $2 पर बैरल था, जो कि पिछले अरसे में चलता रहा है। तो ये जो रिफाइनरी के मार्जिन थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको ATRL भी परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, PRL भी परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इनके मैंने ऑलरेडी बताया कि सेल्स टैक्स इनके ऊपर बार बार लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कह भी रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें इससे ये ना कम से कम लगाएं। और दूसरी बात यह कि जो इनकी रिफाइनरी की अपग्रेडेशन की बात हो रही है, जिसमें ATRL भी आप लोगों ने हमने डिस्कस किया था कि वो अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड कर रहे हैं, सो ये भी यहाँ पे करने जा रहे हैं। और इनकी EPC बिड्स जो है वो अब स्टार्ट हो गई हैं। तकरीबन $2 बिलियन का ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट होगा, जिसकी बेस के ऊपर इनको फाइनेंसिंग जो है काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ये थोड़ा सा हिट कर सकती है फंडामेंटली, तो ये चीज आप जेहन में रखें, क्योंकि ये जो कंपनी थोड़ी सी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज रिफाइनरी, थोड़ी सी इनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, चलें बैक टू फ्राज।
अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिस्क हैं, अमान ने हाईलाइट कर दी हैं। सो देयर आर मैनी ऑप्शंस जो जिनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं और टेक्निकल चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। सो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके कहें और रोने आ जाएं कि भाई वो तो चला नहीं। तो अगर आपको टेक्निकली फिर भी शौक हो रहा है कि इस पे जाके मैं बाइंग कर लूँ, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस 33 का बनेगा। 33 ब्रेक हुआ तो एग्ज़िट कर जाइएगा। फंडामेंटली अमार एक पेज पे नहीं है, मैं और अमार, तो बेहतर यही है कि इसको छोड़ दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, अगर कर भी रहे हैं तो 33 का स्टॉप लॉस रख के काम कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अमार, हमारी जो लास्ट पिक है इस हफ्ते की वो है बैंक मकारमा BML, और इस पे बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बने हुए हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अपने एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक कर रहा था 2.5 रुपये पे पहली दफ़ा हम ही ने कॉल दी थी इसके ऊपर, फिर ये मार्केट में परफॉर्म करना शुरू हो गया था। सो इसके हमने 2-3 दफ़ा कॉल्स दी हैं। जो थर्ड टाइम थी वो थोड़ा सा यहाँ पे कहीं 7 रुपीज़ के अराउंड की सजेशंस थी कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अच्छा, एनीवेज इसके अगर पैटर्न्स को देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। जब ये एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक कर रहा था, इसने बुलिश फ्लैग बनाया। फ्लैग की प्रोजेक्शंस को जाके हिट करने के बाद दोबारा आके इसने उन फ्लैग की सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर एक और रैली की और फ्लैग की जो 50% उस हाई से ऊपर थी, यानी कि 4 रुपये था, तो इसने फिर हाई लगाया 5.5 रुपये का, जो इस रैली का 50% से ऊपर था। अगेन फ्लैग बना। फ्लैग बनने के बाद इसने फ्लैग की प्रोजेक्शंस को जाके हिट किया 8.45 के राउंड, एंड देन दोबारा उसी फ्लैग की अब प्रोजेक्शंस को जाके जो फ्लैग का ब्रेकआउट था उसको रीटेस्ट कर रहा है राइट नाउ, यानी कि कल और थर्सडे को और आज के दिन इसने उन्हीं सपोर्ट्स को टेस्ट किया। सो यहाँ पे अब हम इसकी प्रोजेक्शंस, अगर इसके बिहेवियर और पैटर्न्स के ऊपर बात करें, तो यहाँ से फिर इसकी जो अपनी 50% की अपसाइड रैली है, मतलब हाई को भी ब्रेक करे और उससे ऊपर जाए, तो वो फिर 11.36 के टारगेट्स बनते हैं, और फ्लैग की जो प्रोजेक्शंस नहीं बनेंगी वो 10.5 के अराउंड बनेंगी। सो दिस इज़ अ हाई टाइम। यहाँ पे अगर ये एक्यूमुलेट होता है, कंसोलिडेट होता है एंड देन ब्रेकआउट लगता है, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत अच्छी इसमें एक और रैली फिर नज़र आ जाए। जो शॉर्टर टर्म के टारगेट्स हैं वो फिर यहाँ से अगर कोई 5.65 पे ले रहा है तो 6.95 के अराउंड, और फिर 7.67 के अराउंड। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ये आपका हाई है, इसने डिफ़ाइन कर दिया, लेट्स से इस साल का हाई इसने डिफ़ाइन कर दिया 8.45, सो यहाँ से एक बाउंस ड्यू है जो अपना लोअर हाई डिफ़ाइन करेगा, जो तकरीबन 7.5 रुपये के करीब बनता है। सो यहाँ पे वैल्यू बाइंग के लिए चार्ट्स के ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर बाय यहाँ पे बनती है। हमारे बैंक मकारमा अभी क्या इसके क्या कहते हैं ट्रिगर्स हैं जो ये दोबारा से नीचे आ चुका है, और आपको क्या लग रहा है कि फ़र्दर रैली करेगा? रिजल्ट्स इसके अभी मेरे ख्याल में निस्बतन बेहतर रहे हैं। अच्छा, सो BML हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, और हमने जब कॉल दी थी तो मैंने तब भी कहा था कि ये डिस्पाइट द फैक्ट ये फंडामेंटली बहुत वीक है, लेकिन ये परफॉर्म कर जाएगा बिकॉज इसमें कुछ ट्रिगर्स मौजूद थे उस टाइम पे। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, मुझे बैंक्स में ज्यादा जाहिर सी बात है ये अभी पसंद नहीं है, क्योंकि इसके ओवरऑल अगर आप देखें अभी भी एक बैंक लॉस में चल रहा है, जहां पे हमारे पिछले 3-4 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा हाई रहे थे, तो इसके जो है इंटरेस्ट रेट इसने परफॉर्मेंस नहीं दी। बाकी सारे बैंक्स ने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए हैं, सो इसको भी करना चाहिए था, लेकिन अगेन कुछ मसले मसाइल इसके ज्यादा चल रहे थे। नॉन जो इनके NPL के जो होता है इनका बैंक्स का होता है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, लॉसेस जो होते हैं इनके, सो वो काफी ज्यादा इनके बढ़े हुए थे। यहाँ पे अगर आप देखो तो नेट इंटरेस्ट इनकम अभी भी इनकी नेगेटिव है, दैट इज नॉट अ गुड साइन। पिछले क्वार्टर की निस्बत थोड़ा सा बेहतरी आई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी भी ये जो ईयर ऑन ईयर के बेस के ऊपर ये अभी भी आपको लॉसेस दिखा रहा है, लेकिन हम अगर क्वार्टर की बेस पे यहाँ पे जाते हैं तो क्वार्टर में अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, सो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो लास्ट क्वार्टर आपका गुजरा है उसके अंदर ये थोड़ा सा इन्होंने प्रॉफिट शो कर दिया था, जिसकी बेस के ऊपर भी अगर आप देखें तो रिटर्न्स तो अच्छे आ गए, लेकिन उसके बाद जो ये वाला क्वार्टर आया इसमें थोड़ा सा निस्बतन यहाँ पे उसका नीचे डिक्लाइन थोड़ा सा नजर आया। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से अभी आपको नजर आ रहा है कि ये नीचे आ रहा है, लेकिन आगे जाके एक ट्रिगर इसके अंदर मौजूद है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, बाकी से बिजनेस की बात की जाए तो इनका जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की जो रेशियो होती है, कासा जिसको कहते हैं, वो अब तकरीबन 90% से इंप्रूव होकर 95% पे आ गई है। दिस इज अ गुड साइन। उसके अलावा जो है नेट इन्वेस्टमेंट्स इनकी पिछले क्वार्टर की निस्बत इन्होंने थोड़ी सी कम की है,
वो तकरीबन 185 बिलियन से तकरीबन 140 बिलियन पे ले आए हैं। बोरोइंग इन्होंने तकरीबन डिक्लाइन की है, पिछले अगर क्वार्टर से देखा जाए तो तकरीबन 53 बिलियन इन्होंने डिक्लाइन किया है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनकी काफी हद तक कम हो गई है, 11.6% पे आगे, जो कि तकरीबन 20.6% थी। ठीक है, दूसरी बात, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जिनको आपको एनपीएल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपके बहुत ज्यादा थे। ओमनी ग्रुप ने काफी ज्यादा इनके लिए मसले क्रिएट किए थे, और अब जो है वो कोर्ट ने इनके फेवर में कुछ जजमेंट्स वगैरह दे दी हुई हैं। रिसेंटली अगर आप देखें तो तकरीबन 10 बिलियन रुपीस का जो है स्पॉन्सर इन्होंने ऐड भी, स्पॉन्सर की तरफ से इनको पैसा भी मिला है। इसके अलावा नासिर अब्दुल्ला हुसैन है जो कि इनके अगेन बैकएंड पे, उन्होंने भी इनको 5 बिलियन रुपीस जो है एज एडवांस अगेंस्ट शेयर सब्सक्रिप्शन वो दिया। तो अगेन ये 2-3 ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर इनका पैसा आ रहा है। जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो ये है कि 12 बिलियन का ये तकरीबन के पास कलिनन टावर कराची के अंदर एक जगह है जो कि ये बेचना चाह रहे हैं, और इसकी इक्विटी जो है ये इनके पास अपनी बैलेंस शीट में शो होगी, जिसमें से अभी 1 बिलियन इनको ऑलरेडी आ चुका हुआ है, बाकी जो पैसे हैं इनको आ जाएंगे। तो उसकी बेस के ऊपर हो सकता है दिस इज वन ट्रिगर जिसकी बेस के ये परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये अगले 15 महीनों के अंदर इनकी भी अमेलगमेशन चल रही है। सो ग्लोबल हेली डेवलपमेंट ग्रुप के नाम से GHDL जो है वो आगे जाके इनको मर्ज करने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3-4 चीजें डेवलपमेंट्स हैं। तो एक जो मैंने आपको टावर की बात की है, मुझे लग रहा है कि वो एक ट्रिगर बन सकता है इसकी परफॉर्मेंस के अंदर। जी, बैक टू फराज। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है, सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, थैंक यू अमार। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डिटेल से अच्छी डिस्कशंस कर ली, टॉपिक्स भी बता दिए, 100 इंडेक्स भी बता दिया। मेरे ख्याल में ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर आके बात करें। लास्ट वीक हमने ये सजेस्ट किया था कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, एग्जैक्टली उसी को किया 100.25 के राउंड, एंड देन वहाँ से लास्ट 2 डेज से हम देख रहे हैं कि प्रेशर में है डॉलर इंडेक्स और ये नीचे आ रहा है। एज़ लॉन्ग एज़ ये बेयरिश है तो मैं फिर अब ऑप्ट करूँगा कि मैं US डॉलर को सेल करूँ और उसके अगेंस्ट कोई और करेंसी ख़रीदूँ। यहाँ पे जब तक ये डॉलर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं कर देता। सो इस केस में मैंने अब अपना फेवरेट पेयर पाउंड USD के ऊपर आया हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 1 आवर पे देखूँ, सो राइट नाउ जब ये अब आप तक पता नहीं कब पहुँचेगी ये वीडियो, एनीवेज़ ये मैंने जोन निकाला हुआ था इसका कि यहाँ पे टेस्ट करेगा और बाउंस करेगा, एग्जैक्टली उसी को टेस्ट करके बाउंस कर रहा है। सो अगर ये आपको कहीं भी नीचे मिलता है मंडे ट्यूसडे को, इसको फिर यहाँ पे अटेम्प्ट कर लें। स्टॉप लॉस जो हमने इसका रीसेंट लो देखा है 5 नवंबर को 1.300 बिग फैट नंबर, उसके नीचे हम अपना SL रख देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो है अच्छी रैली करता हुआ जो ऊपर के जोन्स इसने बनाए हुए हैं 1.32 को, और फिर उसके बाद 1.3287 को, और हो सकता है 1.337200 को भी जाके टेस्ट कर जाए। डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट है अपने लोअर हाइस को यहाँ पे इसने ब्रेक करके अब ये हायर लो बना रहा है यहाँ पे, और हो सकता है ये 1.31413। अगर आपको मंडे को ये 1.31500 से ऊपर भी मिलता है तो फिर वहाँ पे भी बाय करके तो ये वाली जोन के नीचे SL रखा जा सकता है। सो ओवरऑल मेरे ख़्याल में इस रिवर्सल के ऊपर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं विद दिस SL। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग हमें नए देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि हम पाउंड USD को बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करते हुए आए हैं। पहले हम लोग इस पूरी रैली को लास्ट ईयर से बाय ऑन डिप पे चलते रहे। यहाँ से हम शुरू हुए थे 1.28 से, और हमने इस पूरी रैली को प्ले किया था 1.37 बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे। देन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये आप देख रहे हैं हमारे प्रोजेक्शंस, हम इसको शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, और हमारे जो टारगेट्स थे वो 1.31400 के थे, एग्जैक्टली टॉप से शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं इसको। और अब जो है यहाँ से एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट चार्ट्स के ऊपर कि ये बाउंस शो कर जाए यहाँ से। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसको परफॉर्म करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जो है
इसमें बेयरिश रैली हो चुकी है। हमार पाउंड एज़ कम्पेयर टू डॉलर इंडेक्स आपको बेहतर कुछ नज़र आ रहे हैं? कुछ आपके पॉइंट्स टेबल के ऊपर पाउंड की कोई बेहतर खबरें आना शुरू हुई हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। जिस तरह से फराज ने ऑलरेडी बता दिया कि डॉलर इंडेक्स पाउंड यूएसडी को हम काफ़ी अरसे से इसको ट्रेड करते आ रहे हैं, और हम बैक एंड पे क्योंकि फंडामेंटल्स भी काफ़ी हद तक आपके सबसे ड्राइविंग फोर्स होते हैं बैक एंड पे, फंडामेंटल्स ही होते हैं, वही आपकी टेक्निकल्स के ऊपर काफ़ी अच्छा अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज डॉलर इंडेक्स, और ये आप फंडामेंटल्स को आप शॉर्ट टर्म पे भी अप्लाई कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के भी ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो ये डॉलर के ऊपर मैं अपने एंड पे क्या कर रहा हूँ, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरी शीट्स यहाँ पे हम सरवाया की वेबसाइट पे हमारी बनती जा रही है। कंज्यूमर डाटा आप लोगों को नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये हर वीक के अंदर हम इसको कंपाइल भी कर रहे होते हैं। फिर आपको हाउसिंग मार्केट का यहाँ पे डाटा नजर आ रहा है, फिर आप देखें इन्फ्लेशन से नीचे आपको डाटा नजर आ रहा है, लेबर मार्केट का नजर आ रहा है, आउटपुट का डाटा नजर आ रहा है, और इसके नीचे हम क्या कर रहे होते हैं कि इन सारे मंथ्स को हम अपने एंड पे कंपाइल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके कलर्स का भी ऊपर थोड़ा सा काम होने वाला था, लेकिन ये जो ऊपर वाले फैक्टर्स हैं ये सारे आपके वो फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बताते हैं कि करेंसी स्ट्रॉन्ग है, और ये वाले फैक्टर आपको बताते हैं कि करेंसी वीक है। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ से अगर मैं आप लोगों को फरवरी से ऑनवर्ड्स यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 20 डॉलर के ग्रीन थे, 14 आपके रेड थे, यानी कि ये जो आपके 20 स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, 14 वीक पॉइंट थे, और ये ऑल द वे देखें ये चेंज होता गया। 17 आपके स्ट्रॉन्ग हो गए, 19 वीक हो गए, 12 स्ट्रॉन्ग हो गए, 22 वीक हो गए, फिर 8 स्ट्रॉन्ग, 25 वीक्स। तो आप देख रहे हो कि 4 महीने लगातार जो है डॉलर के जो फंडामेंटल्स हैं, बैक एंड पे अगर पूरे फंडामेंटल्स को देखें तो ये वीकनेस यहाँ पे चल रही थी, और उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई में जाके आपके ये फंडामेंटल्स जो हैं उसी तरीके से चेंज हुए, जिसकी वजह से मैंने भी अपना स्टांस पहले चेंज किया था। अगर आप बुल्स एंड बियर्स को काफी अरसे से फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप डॉलर इंडेक्स में इसी तरीके को आप सिर्फ देखो तो कितने मजेदार इसमें फंडामेंटल्स अप्लाई होते हैं कि आप देखो यहाँ से फरवरी से अगर आप देखते हो बिल्कुल एग्जैक्टली 3 फरवरी से ऑनवर्ड्स आपका डॉलर नीचे गिरता आया, और जुलाई में ही आपका जो फंडामेंटल्स है वो एकदम से शार्पली यहाँ पे ऊपर गए हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल्स के साथ आप टेक्निकल्स साथ कंबाइन करें तो आपको बड़ी जबरदस्त एक ऑप्शन मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। जिस तरह भी फराज ने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे आ सकता है, और इसकी रीजन एक ये भी बन सकती है, ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। उसकी रीजन ये है कि एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि डॉलर अमेरिका का शटडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से डाटा रिलीज नहीं हो पा रहा। ठीक है, और जब डाटा रिलीज नहीं होता तो हमें एक आइडिया नहीं मिलता कि क्या क्या सिनेरियो हमारा बन सकता है। नेक्स्ट वीक के अंदर एक सीपीआई का डाटा आपका आने वाला है अमेरिका का, तो सीपीआई का डाटा अगर वो नीचे आता है तो आपको डॉलर नीचे आते हुए नजर आएगा। वेडनेसडे वाले दिन आपका सीपीआई का डाटा आना है, और अगर वो डाटा ज्यादा आ जाता है तो आपको सीपीआई ऊपर जाते हुए नजर आएगा। ठीक है, और अगर नीचे आता है तो आपकी मार्केट जो है उसी तरीके से परफॉर्म करेगी। ठीक है, अभी ये मार्केट का डाटा थोड़ा सा मैं कोरिलेट कर रहा है, अभी फराज आपको नैस्डैक के बारे में बता देते हैं मैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्टर टाइम के ऊपर भी। यहाँ पे अगर आप देखें पहले दिन यहाँ अगर आप देखेंगे ट्यूसडे वाले दिन मार्केट नीचे आई, वेडनेसडे वाले दिन अगेन मार्केट ऊपर आई, और फिर वेडनेसडे वाले दिन जो थर्सडे वाले दिन अगेन मार्केट आपको थोड़े से नीचे आते हुए नजर आ रही है। अब आप फंडामेंटल्स के अगर ऊपर आते हो, जिसमें हमेशा मैं बात करता होता हूँ कि आप फंडामेंटल्स को साथ हमेशा लेके चलें, तो ये तीनों दिन के अंदर आप देखोगे तो एक एक न्यूज आप लोगों को नजर आएगी जिसकी बेस के ऊपर मार्केट या गिरी थी। क्यों गिरी? अगर आप देखें मंडे की शाम को पीएमआई का नंबर बहुत नीचे आया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा ऊपर आएगा, ये नीचे आया, अगले दिन मार्केट नीचे आ गई। फिर अगेन ट्यूसडे की वेडनेसडे की शाम में अगर आप देखेंगे वही डाटा आईएसएम का, यानी कि जो इंटरनेट जो आपके टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है उसका डाटा बहुत बेहतरीन आया, और आपके जो एडीपी नंबर्स है थोड़े से बेहतर आए, ऑल्दो ये ज्यादा बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन उसकी बेस के ऊपर मार्केट दोबारा ऊपर गई। एंड थर्ड डे आपके जो फेडरल रिजर्व बैंक के जितने भी मेंबर्स थे उनकी स्पीचेस थी। तो इन्होंने स्पीचेस में कहा कि हम आगे आने वाले दिसंबर में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखें या हम उसको नीचे नहीं करेंगे, तो ये हॉकिश स्टांस था। सो ये तीनों फंडामेंटल्स आप देखो कि आपकी डॉलर के इंडेक्स के ऊपर भी अप्लाई होने, एंड देन योर इट इज अप्लाइंग ऑन स्टॉक मार्केट डेली बेस के ऊपर भी और लॉन्गर टर्म के ऊपर भी। चले फराज में थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले गया हूँ, लेकिन आई होप थोड़ा सा लोगों को समझ आ जाए कि फंडामेंटल्स को आप टेक्निकली कैसे कंबाइन कर सकते हैं। नहीं, हमारा आपने बहुत डिटेल से और बहुत अच्छा समझाया है, जो थोड़ा सा भी फोकस होकर सुनेगा उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा गोल्ड, और गोल्ड पे कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, हम स्टिल अपने उस स्टांस पर हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा एसएल डिफ़ाइन हुआ हुआ है 3880 का, और हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपने
4120 और उसके बाद 4250 को जाके टेस्ट करे, अगेन सिंगल टॉप नहीं होता, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट बाउंस आएगा जो लोअर हाई को कम से कम जाके डिफ़ाइन करेगा। अब यहाँ पे मैं हमेशा से यही सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आप फ़िज़िकल गोल्ड ख़रीद रहे हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, लॉन्ग रन में बढ़ जाएगा, कोई इतनी ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे लेवरेज आप लोग यूज़ कर रहे हैं, सो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हो सकते हैं अगर आपको लेवरेज के कॉन्सेप्ट का नहीं पता। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे बढ़ सकता है। जो शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स हैं, स्कैल्पर्स हैं, वो काफ़ी हद तक इस रेंज से परेशान हो सकते हैं। सो बेहतर यही है कि इसके ऊपर जो आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं वो ना करें, क्योंकि ये कभी भी अपनी रेंज से बाहर निकलेगा। सो अगर आपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए हुए और आप लेवरेज पर हैं तो आपका कहीं ना कहीं अकाउंट वॉश हो सकता है। ये वॉलेटिलिटी मेरे ख्याल में अगले हफ्ते से बेहतर हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसमें। सो ये जो पिछले एक हफ्ते 8 दिन से जो है ये एक इसने रेंज डिफ़ाइन की हुई है, ये मेरे ख़्याल में नेक्स्ट वीक जो है रेंज को ब्रेक करके कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन सेट ज़रूर कर देगा, मोस्ट लाइकली ऊपर को करना चाहिए लोअर हाई बनाने के लिए। सो हमारे गोल्ड के एनालिसिस टेक्निकल्स के ऊपर यही हैं जो हम लास्ट वीक से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सो आपके पास कोई नया डेटा या रिपोर्ट्स हैं इसकी नहीं, फंडामेंटल्स के? डाटा क्योंकि आ नहीं रहा अमेरिका का, तो इसमें ऑलरेडी हमें नहीं पता लग रहा कि क्या क्या सिनेरियो बनेगा, लेकिन जो ट्रिगर होगा आपका वो सीपीआई का डाटा नेक्स्ट वीक वेडनेसडे वो डिफाइन कर देगा कि गोल्ड कहाँ जाने वाला है। दूसरी बात जो है आपके सीजनल्स के ऊपर बात की जाए तो डॉलर के सीजनल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हैं नवंबर के अंदर, और ये 20 नवंबर तक काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और आपका जो गोल्ड का है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, रेंज टाइप नेगेटिव है आप कह लें। सो वो उसमें ये नहीं मैं कहूंगा कि बहुत शार्पली उसके सीजनल नीचे जाते हैं, बट ये हमें ये दोनों चीजें भी पता होनी चाहिए, सीजनल्स आर इंपॉर्टेंट एज वेल। जी, बैक टू यू। सही है, तो इसका ये मतलब है कि जो भी कोई लॉन्ग हो रहे हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर वो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नैस के ऊपर। इसके ऊपर अभी आप हमारे ने बड़ी डिटेल से बात भी की है, दोबारा से कर लेते हैं। राइट नाउ ये जो टेस्ट कर रहा है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी ट्रेंड लाइन को कर रहा है। जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मार्केट ओपन नहीं हुई, 2 घंटे हैं, 2 घंटे के बाद पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन सेट करता है। फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर नज़र आ रहा है जो राउंड फिगर 25,000 के ऊपर बनती है। रीसेंट पास में देखें तो ये जो ड्रॉप था इसका 10 अक्टूबर को जो मार्केट में प्रेशर आया था उसमें जो मैग्नीट्यूड था, जितना ये ड्रॉप हुआ था 25,200 से लेके 24,000 तक 1200 पॉइंट्स, तो इस दफ़ा भी वो अपने मैग्नीट्यूड को यहाँ तक पूरा कर चुका है 26,200 से लेके 25,000 के करीब। सो ये आइडियल सपोर्ट जोन तो यहाँ पे डिफ़ाइन हो रही है, लेकिन जब आप रियल टाइम कॉल पिक कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसके ऊपर डाइवर्जेंस भी आ चुकी होगी, और सेकेंडली यहाँ कहीं पे एक दो अच्छी ग्रीन कैंडल्स की क्लोजिंग होनी चाहिए जो स्टॉप लॉस डिफ़ाइन करें। अब अगर ये यहाँ से बढ़ जाता है, जब तक ये वीडियो अपलोड होती है ये बढ़ जाता है और मंडे को यहाँ कहीं पे कहीं ट्रेड हो रहा हो 25,100 पे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि प्रीवियस हाई एंड लो जो ये डिफ़ाइन हुआ है ये आपका एसएल हो जाएगा, जो बन रहा है आपका 24,600 का। अब देखना ये है कि किस लेवल के ऊपर आप लोगों को ये वीडियो मिलती है। बहरहाल सो आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे होगा इसका, फ्राइडे का। कल बहुत बेरिश रहा है, सो आज के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं इसका दिन होगा कि आज की क्लोजिंग कहाँ आती है। ये जो अपने सपोर्ट लेवल से इनसे नीचे कहीं क्लोज़ होता है नहीं होता, सो आज की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में काम करते हैं, सो अगर ये एनालिसिस इस तरीके से नहीं पूरे होते, यानी कि मंडे को इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, सो मैं आप लोगों को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम डिस्कॉर्ड के ऊपर गाइड कर देंगे कि किस तरफ को जा रहा है मैं और हमार, और जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको हम फेसबुक पे बता देंगे कि अगर आप इस पर ट्रेड पिक करना चाह रहे हैं तो उस केस में स्टॉप लॉस क्या बनेगा। सो मेरे ख्याल में हमार ये बेहतर हो जाएगा क्योंकि आज डेटा भी है और उसके बाद फिर आज की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। बड़ा इम्पोर्टेंट आपका दिन है आज का। बिल्कुल, मैं यहाँ पे सबको बता देता हूँ कि फिर आप फेसबुक पे मुझे और फराज को आप फॉलो कर लो, ठीक है। फ्रेंड लिस्ट तो मेरे ख्याल से हमारी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गई है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे। दूसरा मैं ये भी करने लगा, जो इन्वेस्टर जीनी के अंदर मेरे पास जो कंपनीज आती रही हैं पहले, मैं उसको भी थोड़ा सा
रीकैप करने के लिए भी वहां पे पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज मेरे पास आई थी और वो क्यों परफॉर्म किए, ताकि थोड़े से अंडरस्टैंडिंग आपको हो कि किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, सो आप फॉलो लाजमी कर लें जी। चलें, मेरे ख्याल में अमार अब क्रिप्टो को डिस्कस करते हैं और सलमान को इनवाइट करते हैं अपने शो में। जी सलमान आगे में, और सलमान पहले आप बताओ कैसे हो, और फिर थोड़ा सा आप क्रिप्टो के ऊपर भी ओवरव्यू दे दें। जी, थैंक यू मार भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी फराज भाई, मार भाई, हम आज जो जिस फंडामेंटल प्रोजेक्ट को देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है एरोड्रोम फाइनेंस। ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है एक, और जो बेस जो कॉइन बेस एक काफ़ी यूएस की बड़ी एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसा कि बाइनेंस है, बायबिट है, जैसा कि कॉइन बेस यूएस की है, उनका स्टॉक भी है बेस करके। तो ये उनका एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि उनकी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है। तो एक कह लें कि इसको ऑटोमेटेड मार्केट मेकर कहा जाता है क्रिप्टो की दुनिया में, एएमएम की बेसिस पर बनता है। और कोई भी जो नए प्रोजेक्ट्स आने होते हैं, क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्ट ने लॉन्च होना होता है, अगर उसने बाइनेंस या बाइबिट पे होना है, तो उनको एक बहुत ज़्यादा चंक चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, ना कि सिर्फ अपने कॉइन्स को वहाँ पे स्टोर करने के लिए, बल्कि फ़ी पे करनी पड़ती है। तो उसका अल्टरनेटिव ये होता है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, वहाँ पे जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्च होते हैं, उतनी उनको ज़्यादा फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। तो ये एक तरह से स्टेपिंग स्टोन होता है छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसमें हमारा ये एरोड्रोम फाइनेंस आता है। इनकी टीम की अगर हम बात करते हैं, तो टीम को मैंने इनको चेक किया है, इनकी ट्विटर प्रोफाइल्स भी और लिंक्डइन भी जहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एलेक्स और ताओ इनके मेन को फाउंडर्स में आते हैं। और सेकेंडली अगर इनकी कोड की सिक्योरिटी की असेसमेंट जो मैंने की है, हमारे डैशबोर्ड ने हमें बताया, तो वो 84 सिंगल एआई है। तो इसके अंदर कुछ इश्यूज़ थे जो कि इन्होंने फिर रिज़ॉल्व किए। ओनरशिप के कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो फिर इन्होंने मैनेज किए, तो इसलिए हमारी रेटिंग ज़रा कम आई है। बट अभी करंटली इनकी जो डेक्स है उसके ऊपर ऐसा कोई सिक्योरिटी के थ्रेट्स नहीं हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी और डेवलपमेंट की मेट्रिक्स हम देखते हैं कि इनकी गिटहब पे एक्टिविटी क्या है, तो वो थोड़ी-सी अभी कम जा रही है, जो कि इनकी होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सचेंज होती है उसके कंटिन्यूअसली थोड़ा-सा अपने टेक को इम्प्रूव करना चाहिए, बट अभी वो उतनी एक्टिविटी हमें उस एंगल से नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि ट्विटर पे इनकी फॉलोइंग बढ़ रही है, और उसके अंदर काफ़ी इनका इज़ाफ़ा हो रहा है। मोर देन 100,000 इनके ट्विटर के फॉलोअर्स हैं, और ट्वीट्स भी ये कर रहे होते हैं, तो उनमें इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उससे ये पता चलता है कि लोगों का थोड़ा-सा इंटरेस्ट है इसके अंदर। फंडिंग अगर हम इसमें देखते हैं, तो मेन जो इसमें इन्वेस्टर है, लीड इन्वेस्टर, वो बेस है, कॉइन बेस जिसे हम कहते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया, डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो फंडिंग कितनी है, वो उन्होंने हाइड की हुई है। लेकिन अभी जो इसकी वैल्यूएशन है, जो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है एफडीवी इस कंपनी की, वो $1.5 बिलियन है, और करंट मार्केट कैपिटल इसका 778 मिलियन का हमारे पास चल रहा है। इम्पॉर्टेंट डेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ये होता है कि इनकी रेवेन्यू जनरेशन कैसी चल रही है और किन बेसिस पर ये रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि फिर उन्हीं बेसिस पर इनकी प्राइसेस का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो रेवेन्यू जनरेशन हम अगर देखते हैं, तो एनालाइज जो इनकी फीस अभी तक चल रही है वो $281 मिलियन चल रही है। और जो इनके मेन जो पेयर्स जिसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, वो मेनली जो इथेरियम की बाइंग एंड सेलिंग है, इसके अलावा बाकी भी हम देख सकते हैं, जिसके अंदर कुछ मीम कॉइन्स भी हैं, शिबा टाइप ये वो। तो इस तरह से कुछ मीम्स के भी इसके ऊपर स्वैपिंग वगैरह हो रही है, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन हमारे पास हो रही है। परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं, तो 2023 में जो इन्होंने फीस जनरेट की 1 मिलियन थी, फिर 2024 में 1 मिलियन से 119 मिलियन पे चलेगी, और 2025 अभी करंटली 155 मिलियन इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है फ़ी कीमत में। इंसेंटिव्स इन्होंने काफ़ी दिए अपने कॉइन होल्डर्स को ओवर द ईयर्स। पहले साल 15 मिलियन दिए, फिर 1 बिलियन दिए 2024 में, और इस साल 241 मिलियन। अर्निंग्स जो हैं ये कंटिन्यूसली मिस कर रहे हैं। 2023 के अंदर 14 मिलियन नेगेटिव में थे, 2024 में 908 मिलियन नेगेटिव में थे, और अभी 90 मिलियन नेगेटिव में जा रहे हैं 2025 में। लेकिन टोकन होल्डर्स इनके यानी कि कॉइन की प्राइस बढ़ रही है उससे, तो ग्रेजुअली मतलब जिसको हम आरओआई कहते हैं, वो उनकी कंप्लीट होती जा रही है। तो जो टोकन होल्डर्स उनको फिर भी इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। रिटर्न्स अगर हम देखते हैं, तो 2025 इनके लिए जो फर्स्ट क्वार्टर था वो -66% रिटर्न्स थे, फिर Q2 में 83%, और Q4 हमारे पास अभी चल रहा है। तो एक तरह से ब्रेक इवन सॉर्ट ऑफ स्टेज इनकी उस एंगल से चल रही है। जो सबसे अच्छा इनका फीचर है पैसिव इनकम का है, और ये हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं कि उन्होंने पैसिव इनकम को कैसे अवेल करना है प्रोजेक्ट से। जिस तरह से हमारे पास स्टॉक मार्केट्स के अंदर डिविडेंड्स कुछ स्टॉक्स देखते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट के कॉइन्स हैं, एरो कॉइन्स हैं, और आपके पास यूएसडीटी या यूएसडीसी जो स्टेबल कॉइन है वो भी पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के पेयर को अगर आप मिलाते हैं, तो आपको 25%
24% 30 डेज़ की APY ये देते हैं। यानी कि आप आपके पास यूएसडीसी लें और जो एरो कॉइन्स इनको लें, लॉक कर दें इनके प्लेटफ़ॉर्म पे 30 डेज़ के लिए, तो आपको 24% उसके ऊपर ये रिटर्न देंगे। और ये सिक्योर होता है इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, इनको पूल्स कहा जाता है, जो कंप्लीट सिखाया भी जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी एपीवाईज़ हैं। अगर आपके पास इथेरियम है और यूएसडीटी है और यहाँ पे जाके आप लॉक करते हैं, तो 125% ये रिटर्न्स भी उसके ऊपर देते हैं। तो ये यूज़ इसलिए हो रहे होते हैं जिस तरह के इनके प्लेटफ़ॉर्म पे जाके इथेरियम की बाइंग सेलिंग होगी, तो ये जो आपने इथेरियम इनको दिए होंगे, ये वहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा एक मैकेनिज़्म होता है कि अगर आपके कॉइन की कीमत नीचे जा रही है, तो आप इसे स्टेकिंग करके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। जी फराज भाई, टेक्निकली आप ज़रा हेल्प कर दें हमारी पोज़ीशंस, अगर हम देख सकते हैं इसमें कुछ? जी बिल्कुल, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी। और बिल्कुल। अच्छा, 1 आवर चार्ट के ऊपर तो इस पे पहले प्रेशर था, जो ड्रॉप होता हुआ 1.12 से आया और 0.74 तक नीचे इसने अपना लो डिफाइन किया, जहाँ पे इसने लोअर लो बनाया वहाँ बुलिश डाइवर्जेंस आ गई। बुलिश डाइवर्जेंस आने के बाद ये वाला जो पॉइंट था लोअर हाई का, उसको ब्रेक करने के बाद इस टाइम इसने अपना स्टॉप लॉस को डिफ़ाइन किया हुआ है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस पे बाय स्टॉप या बाय अबव के सिनेरियो पे काम किया जाए, यानी कि जब ये लेवल ब्रेक हो तो फिर एंट्री ली जाए 0.9369 यानी कि 0.37 के करीब, 0.937 के करीब ये ब्रेक हो तो बाय करें, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.0521 को जाके हिट करें और फिर उस टाइम इसका एसएल जो है वो 0.82 का हो जाएगा। सो 1 आवर पे बुलिश डाइवर्जेंस है, हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो बता रहा हूँ 0.937 का, ये ब्रेक करे तो फिर बाय करें। जी सलमान। जी, नेक्स्ट मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है सहारा एआई। ये एआई नीश का हमारे पास प्रोजेक्ट है। फेयरली न्यू प्रोजेक्ट है, उसको 3-4 महीने अभी तक हुए हैं। फंडामेंटली इनका देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये उसी तरह का है कि आपके पास ये लेयर 1 इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, सहारा की ब्लॉकचेन है। उसके ऊपर ये जितने भी डेवलपर्स हैं उनको बुलाते हैं कि आप हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी एआई के मॉडल्स हैं वो बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं, मार्केट प्लेसेस डिफरेंट बना सकते हैं। ये सहारा लैब्स हैं, बहुत ही इनकी काफ़ी R&D भी चलती है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और MIT के साथ भी सहारा लैब्स ने काफ़ी ज़्यादा काम किया टेक के ऊपर। इसके अलावा अगर हम इनकी टीम की बात करते हैं तो टीम भी मैंने इनकी सारी चेक की है, शॉन, टायलर और ज़ाओ को। तो वो भी उनका टेक्निकल बैकग्राउंड भी है और काफ़ी नोन टीम भी है इनकी। और इसके अलावा अगर हम इनकी प्रोजेक्ट की जो कोड की सिक्योरिटी है, उसको देखते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है उसके अंदर। हमारे पास 88 डबल ए रेटिंग आती है और टोकन की अगर हम रेटिंग देखते हैं वो तो बहुत अच्छी आ रही है। यानी कि एक्टिविटी वाइज़ और कोडिंग के वाइज़ कहीं भी कोई ऐसा इश्यू हमें उस एंगल से नज़र नहीं आ रहा। कम्युनिटी मैट्रिक्स अगर हम देखते हैं तो गिटहब की मुझे अभी अप टू डेट उनकी नहीं मिली, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसका डाटा मुझे नहीं मिल पाया डैशबोर्ड के ऊपर। लेकिन टेलीग्राम की और ट्विटर की इनकी बस ठीक चल रही है। फॉलोइंग तो इनकी काफ़ी ज़्यादा है, अभी थोड़ा सा ग्रेजुएट के अंदर डिक्रीज आ रहा है, बट उसको हम ऐसे इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं देंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ में ये है कि इसके जो एक्टिव यूज़र्स हैं, जो जो डेवलपर्स हैं, उनको अगर मैं देखता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें जो वेस्ट यूनाइटेड स्टेट की जो वेस्टर्न साइड है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें मिलते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये जो रीजन है, यहाँ पे भी काफ़ी इनके डेवलपर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से पाकिस्तान में कुछ आईटी कंपनीज़ है वो काम कर रही हैं ब्लॉकचेन्स के ऊपर में भी, तो उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए वो इनकी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हों। क्योंकि ऑन चेन एनालिसिस से इसकी एक्टिविटी काफ़ी हमें इस रीजन में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जो लीड इन्वेस्टर्स की बात करें, बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स इसके पीछे हैं। पॉलीचेन है, ऊज़ी लैब जो कि बाइनेंस लैब्स है, इनके बाइनेंस की भी इन्वेस्टमेंट इसके बैक एंड पे है। पेंटेरा कैपिटल भी है, इसके अलावा सैमसंग ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की है। फंडिंग इन्होंने अभी तक टोटल $45 मिलियन की फंडिंग रेज़ की है। 3 राउंड इनके पास हुए हैं, तो टोटल 19 डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें से कुछ बड़े अभी जैसे कि मैंने पहले मेंशन किए। इसके अलावा बाकी इनकी जो आईडीओ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था जून के अंदर, वो अपनी आरओआई उनकी तकरीबन लोगों की काफ़ी हद तक करंट आरओआई चल रही 29% तक उनकी पहुंची है। इसके बाद सीरीज़ ए की फंडिंग राउंड हुई तो उसमें $37 मिलियन आई। जो प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन है, जो टोटल रेज़ हुआ है वो 51 मिलियन है और मार्केट कैपिटल करंटली इनका 185 का है। और जो उनकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन इन्होंने अपनी कंपनी की लगाई हुई है वो $780 मिलियन की लगाई हुई है। बाकी इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट चंक्स हैं जो कि ये अपने बाकी कम्युनिटी इंसेंटिव्स को दे रहे हैं।
यूज़ केसेस की बात करें तो टेस्टनेट्स के इनके यूजर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर जो टेस्टिंग के अंदर काम कर रहे हैं। जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो कि एक फंडामेंटली देखें तो टोकनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए रेड फ्लैग वो ये है कि अभी तक इनके जो टोकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनलॉक्स पड़े हुए हैं। अभी सिर्फ़ जो अनलॉक्ड हुए हैं वो 2 बिलियन हुए हैं, यानी कि अभी 24% ही सिर्फ़ अनलॉक हुए हैं, जबकि 75% अभी लॉक्ड पड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर कांस्टेंट सेल प्रेशर हमें देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि 75% क्वांटिटी भी मार्केट के अंदर आई नहीं है, सप्लाई नहीं आई। और जब वो आना शुरू करेगी, जो कि हमारे पास डिफरेंट डेट्स हैं, जो मोस्ट रिसेंट अभी आने वाली है, वो ये 26 ऑफ नवंबर को आने वाली है। उसके बाद फिर 26 दिसंबर है, फिर 26 जनवरी है, फिर फ़ेब में। तो कांस्टेंट सेल प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, जो कि टोकेनोमिक्स में एक तरह से सॉर्ट ऑफ थोड़ा-सा रेड फ्लैग होता है मेरे लिए, कि कांस्टेंट सेल प्रेशर रह सकता है। और रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स अभी तक उस तरह से नहीं बना पाया है। शायद कुछ मार्केट की कंडीशंस भी ऐसी हैं कि मार्केट थोड़ी-सी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो सेंटिमेंट थोड़ा-सा लो होता है। नए प्रोजेक्ट्स नहीं बिल्डअप हो रहे होते, क्योंकि इनका काम ये है कि ये बेस फ्राहम करते हैं कि प्रोजेक्ट्स इनके ऊपर आएँ। तो जब मार्केट का सेंटिमेंट लो होता है, तो रेवेन्यू जनरेशन भी प्रोजेक्ट्स की तरह कम हो जाती है। तो करंटली Q2 में भी लॉस इनको हुआ, Q3 के अंदर भी लॉस हुआ। जी फराज भाई, टेक्निकली आप हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है सलमान, पहले हम टेक्निकल्स पे जाने से पहले पहले आपने जैसे अभी ये बताया फंडामेंटली तो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ये स्पेशल इवेंट्स भी आपने बताया कि जब सप्लाई मार्केट में आएगी तो देयर कैन बी अ सेलिंग प्रेशर। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो हमारे पास जो डेट्स आ रही हैं हम डेट्स को मार्क कर ले अपने एंड पे, और उस दिन पे जाके जो डे ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, जो स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं लोग, वो इसको यूज कर सकते हैं। अगर वो सप्लाई आती है तो हम एक्सपेक्ट करें कि वो नीचे जाएगा, तो हम उसको शॉर्ट सेल कर दें। क्या दिस इज हम ये इवेंट यूज कर सकते हैं कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। और इवन कुछ एपिसोड्स पहले फ़राज़ भाई, जब मैंने कुछ डेट्स आई थी और फ़राज़ भाई ने चार्ट्स पे जाके उन डेट्स को देखा भी था, तो वहाँ पे भी हमें ये नज़र आया था कि एक सेल प्रेशर हमें देखने को मिला था उन डेट्स के अंदर। तो बिल्कुल उन डेज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल 26 ऑफ नवंबर को इनके अनलॉक्स आ रहे हैं और बहुत बड़े आ रहे हैं। नियरली $6 मिलियन के आ रहे हैं, जो कि एक बहुत सॉरी 84 हाँ, $6 मिलियन के आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो उस दिन हमें हो सकता है उस दिन या उससे नेक्स्ट डे सेल प्रेशर अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि ये वही लोगों के पैसे हैं जिन्होंने अर्ली इन्वेस्ट किया। तो ऑब्वियसली जब अनलॉकिंग होगी, तो इसको रखेंगे तो नहीं, वो मार्केट के अंदर उनको कॉइन्स को सेल करते हैं। तो बिल्कुल इसको ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें मैं ये इसलिए हाईलाइट किया है कि अगेन ये जो छोटे-छोटे इवेंट्स, जैसे अब बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं और आप ऐसे इवेंट्स को खुद से अपने कैलेंडर में लिख लो कि यार ये आने वाले इस कॉइन का एक इवेंट है या अगले एक और कॉइन का इवेंट है। तो ये इसको कैसे जानना है, कैसे समझना है, अगेन सलमान इसको अपने कोर्स के अंदर डिटेल में बताता है कि कैसे-कैसे इन चीज़ों को देखना होता है, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म देखना है। तो ये तरीकेकार है। अगर इवेंट्स वाइज़ भी अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और ये जी हमारे जो फराज, पोर्टफोलियो बिल्डिंग का हमारा लेक्चर है, उसके अंदर ये जी, हमारा एक कोर एलिमेंट है कि हम इसको शामिल करते हैं उसके अंदर। जी, फराज़ परफेक्ट हो भाई। गया। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, जी। बिल्कुल हो रही है। अच्छा, जैसे सलमान ने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लेगा वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है चार्ट्स पे। बहुत टाइम से ये साइडवेज एक्यूमुलेशन में है, ये रैली नहीं कर पाया। अ, तो अभी तक भी ये उसी रेंज के अंदर ही साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। सो इसके लिए हम ये करेंगे कि जब भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख लें इसको, जब भी ये ब्रेक करे 0.018 को, अब 26 नवंबर तक तो आई थिंक ये ट्रेड तो साइडवेज भी हो सकती है। एनीवेज ये जो बैरोमीटर लेवल है आपका ब्रेकआउट, तो इसको नोट डाउन कर लें, अपनी वॉच लिस्ट में रख लें। है बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन में, अगर ये ब्रेक करता है तो रैली फिर बहुत बड़ी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये ब्रेक करे तो फिर हम जो शॉर्टर टर्म के टारगेट्स हैं वो 0.09117 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इतना कोई ख़ास है नहीं चार्ट के ऊपर, बस यही है कि साइडवेज हुआ हुआ है, एक्यूमुलेशन बॉक्स है, कंसोलिडेट हो रहा है। जब भी ब्रेकआउट लगे तो उस टाइम इसकी ट्रेड पिक करनी चाहिए। सो ओवरऑल ये दूसरा, अगर आप इसको शॉर्ट सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, उस केस में भी फिर आपका स्टॉप लॉस यही होगा 0.08200। अगर ये उससे नीचे नीचे रहता है तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, लेट्स से 5 मिनट 15 मिनट्स के ऊपर, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी पता है शॉर्ट सेलिंग की, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं इस लेवल को प्ले करते हुए। अब मेरे ख़्याल में BTC और इथेरियम को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटीएफ्स की। और ईटीएफ्स में हम बिटकॉइन के और इथेरियम के ईटीएफ्स को थोड़ा सा देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस ईटीएफ्स के साथ क्या कर रहे हैं। तो करंटली अगर हम बीटीसी को मेनली देखें तो ज़्यादा चंक जो
इसका जा रहा है इंस्टीट्यूशंस की तरफ, वो ETFs की फॉर्म में जा रहा है, जो कि हमें ये ब्लू बार यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बाकी कुछ पब्लिक कंपनीज़ के पास है। और पब्लिक कंपनीज़ में अगर हम देखते हैं तो जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी, MSTR, माइकल सेलर की, उनके पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स है बिटकॉइन की, तकरीबन 6 लाख से ऊपर बिटकॉइन उनके पास पड़े हैं, उनकी कंपनी के पास। हमारा होल्डिंग्स ये हमारे पास जो माइनिंग करती है, ये वो कंपनी है। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर, नैस्डैक के अंदर ये सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, तो इनके चार्ट्स को भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनके पास होल्डिंग्स हैं बिटकॉइन की। अगर हम नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं, फिर कनाडा के पास है, फिर यूके के पास है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ETFs को देखना? कि फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके पास जो बिटकॉइन के रिजर्व या एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM जिसको हम कहते हैं, वो $80 बिलियन के हैं इस टाइम पे। और इनके पास जो टोटल सप्लाई है बिटकॉइन की, जो कि 21 मिलियन है, उसकी 3.79% इनके पास इसको होल्ड करते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है अगर इनके पास $80 बिलियन के बिटकॉइन इनके पास पड़े हुए हैं। और अगर हम देखते हैं तो ग्रेजुअली इसको बाइंग करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी होगी कि इनकी एवरेज कॉस्ट क्या है, कि किस कॉस्ट पे इन्होंने बाय किया हुआ है। तो एवरेज कॉस्ट जो निकल के हमारे पास आ रही है वो $58,000 की आ रही है। यानी कि ब्लैक रॉक ने $58,000 की एवरेज प्राइस को मेंटेन किया हुआ है अपनी बिटकॉइन की जो इनकी बाइंग है। तो प्रॉफिट और लॉस इनके 70% प्रॉफिट के अंदर एक तरह से चल रहे हैं, क्योंकि इसके फी भी इंक्लूड होती है इनकी ETFs की, तो सभी चीज़ें डाल डूल के तो ये अपनी एवरेज कॉस्ट से बहुत ऊपर है, यानी कि नियरली 2x इनकी मनी होगी। और अगर 126,000 पे BTC अभी गया था, तो मोर देन 2x वो अपने नियरली 2x अपने पैसे को वो कर चुके हुए हैं। तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलती भी है, तो वो एक तरह से अंडरस्टैंडेबल भी है कि अगर आपकी मनी 2x हो रही है तो आप अपनी सीड अमाउंट फॉर एग्जाम्पल निकाल रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने इसके अंदर देखी है, तो करंटली जो नवंबर 6 को अभी 3,600 बिटकॉइन उन्होंने सेल किए हैं। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि अक्टूबर 10 को जब हमारे पास बहुत बड़ा एक क्रिप्टो के अंदर क्रैश आया था, डाउन की मूवमेंट आई थी, उससे 2-3 दिन पहले यानी कि अक्टूबर 7 को 25,000 बिटकॉइन उन्होंने बाय किए थे, यानी कि क्रैश से 3 दिन पहले। तो ये एक काफ़ी टिपिकल एग्जांपल बनती है मार्केट मेकर्स की, कि जब उन्होंने कोई पोजीशंस को ऑफलोड करना हो, उससे पहले वो बहुत बड़ी बाइंग कर रहे होते हैं, यानी कि 25,000 बिटकॉइन उन्होंने बाय किए सिर्फ 3 दिन पहले। और 3 दिन के बाद मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिला। इवन डंप वाले दिन भी इन्होंने 6,000 बिटकॉइन बाय किए। और इससे पहले मैं इनकी हिस्ट्री देख रहा था, कभी भी इन्होंने इतनी ज़्यादा एटलीस्ट जून तक मैंने जो चेक किया, इन्होंने इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं की थी एक दिन में 25,000 बिटकॉइन की, जो कि एक अच्छी खासी बाइंग बनती है। जी फराज भाई, जो iBit का चार्ट है, अगर आप उसको खोल के हमें बता सकें कि हम कोरिलेशन अगर मे बी बिटकॉइन का ड्रॉ कर सकें वहाँ से। अच्छा, उसके लिए देखिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, BTC के ETF के ऊपर बात करें तो पहले हम BTC के चार्ट को देख लेते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं उसके ETF के साथ। राइट नाउ जो हमने सजेस्ट किया हुआ था कि भाई ये वाली जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, जिस टाइम ये ब्रेक भी हुआ था इस जगह पे कि बाउंस आ सकता है, हमने देखा बाउंस आया लोअर हाई, एंड देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे उस टाइम से कि इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे ये सपोर्ट अब हमें नज़र आ रही है। और अगर हम प्रीवियस इसकी ड्रॉप देखें, करेक्शन देखें, जो हमें 20 जनवरी 2025 को मिली थी, कि इसने अपने हाई डिफ़ाइन किया $1,10,000 के करीब, और उसके बाद ये जो करेक्ट होता हुआ नीचे 75,000 पर आया, अगेन इसी ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया था। अब ये जो मैग्नीट्यूड था, ये जो ड्रॉप था तकरीबन $35,000 का, अगर मैं इस हाई से भी इसके ऊपर ड्रॉ करूं तो ये इसी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर बनता है जो 92 के करीब है। सो इनिशियली फर्स्ट सपोर्ट अब हमें जो BTC की नज़र आ रही है वो इस सपोर्ट जोन 96 से 97,000, एंड देन वी हैव 92,000 की सपोर्ट। सो ओवरऑल टेक्निकली देखा जाए तो ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है। और यहाँ पे फिर ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम गुजारता है एक्यूमुलेशंस में, या कितना टाइम गुजारता है इस साइडवेज कंसोलिडेशंस में, और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्दर रैली करे पोटेंशियली, जो हम आए करते थे 146,000 के हाइस को। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अब यही होगा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो जाए, जैसे इस जगह पे हुआ था कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद फिर इसने नई रैली बनाई और शुरू की। अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम इसके ETF के साथ जो चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे IBIT सिमिलर पैटर्न है, वही टॉप्स जो BTC के यहाँ पे डिफ़ाइन हुए थे उसी तरीके से ये नीचे आ रहा है, इस टाइम $57 के करीब है, और उसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है।
जून 2025 की, और यहाँ पे भी जो इसने डिफ़ाइन की हुई थी जून 2025 की सपोर्ट को। सो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है, कहीं पे कुछ ऐसे नहीं नज़र आ रहा कि कोई डेविएशन हो या डाइवर्जेंस हो दोनों के उसमें। प्रॉपरली जो है वो उसको उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो BTC का पैटर्न है यहाँ पर। जी सलमान। और फर्स्ट भी इसमें ये भी हो सकता है कि जो लोग बिटकॉइन में एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं और उनके लिए बिटकॉइन कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, तो वो अगेन उनके ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से उनको कम मतलब पैसों में वो बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। उनकी बड़ी क्वांटिटी, उनको $1,00,000 का नहीं लेना पड़ेगा, वो नियरली $50 का ही बाय कर सकेंगे इन द फॉर्म ऑफ ETFs। नेक्स्ट फराज भाई, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो गया। इसके अलावा लास्टली फराज भाई हम क्विकली देख लेते हैं इथीरियम को। और इथीरियम का भी हमारे पास ETF है जो कि ETHA ब्लैक रॉक का टिकर सिंबल है। इसके अलावा ग्रे स्केल, फिडेलिटी, बाकी सबके भी हैं। और यहाँ पे हमारे पास सोलाना और XRP, बाकी भी कुछ ETFs हैं, लेकिन हम उनमें नहीं जाएंगे। इथीरियम को अगर हम देखते हैं तो ETHA, उस पर फराज भाई आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें सेल ऑफ्स देखने को काफ़ी मिल रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग चल रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जैसे बिटकॉइन में वगैरह। जी बिल्कुल सलमान, पहले तो हम इथीरियम के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, लास्ट टाइम मैं भूल गया था इनके चार्ट्स को डिस्कस करना, लेकिन इस दफ़ा कर लेते हैं। अगर आप लोग को याद हो 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि ये अपने 61 सेशंस की कंसोलिडेशन पूरी करने के बाद रैली किया था। इस दफ़ा इसने पूरा कैरेक्टर फ्लिप कर दिया अपना। 61 सेशंस करने के बाद ये इसने अपनी जो हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन डिफ़ाइन हुई थी उसको ब्रेक कर दिया है। ये अच्छी ख़बरें नहीं है इथेरियम के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब भी इसने हेड एंड शोल्डर के पैटर्न्स की नेक लाइन को ब्रेक किया है टॉप से, सो फिर ये काफ़ी प्रोजेक्शंस के बावजूद, जो हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस होती हैं उससे भी फिर नीचे जाके इसने अपना बॉटम डिफ़ाइन किया था। ये हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, इसी साल के अप्रैल की बात है। राइट नाउ बड़ी गंदी शक्ल बनाई हुई है इसने, नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सो बुल्स के लिए, यानी कि बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, अब अगर तो ये क्लोजिंग दे देता है 3930 से, जो अभी ख़ासा दूर है, तो उससे ऊपर ही फिर ये जाके जो है नई वो बनाएगा, क्या कहते हैं, बुलिश रैली की शक्ल। फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग मेरे ख़्याल में जो लोग इस जगह पे इन्वेस्टेड हैं वो इंतज़ार ही करें, फ़र्दर DCA अभी ना करें, इंतज़ार करें कि कहीं ये अभी जो इमीडिएट सपोर्ट 286970 की है, यहाँ से हम कोई बाउंस देख सकते हैं। अगर ये बढ़ता है, लोअर हाई पे जाता है, तो ऑफलोड कर दें पोजीशंस, और कहीं ना कहीं ये दोबारा आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। जो हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस हैं वो इस जोन में आती हैं जो 2100 से लेके 1800 के दरमियान है। सो 4800 से ये 3200 हो गया, तो 3200 से अगर 1800 2000 होता है तो फिर वहाँ कहीं पे दोबारा हम इसकी कंसोलिडेशन देख सकते हैं। फ़िलहाल जब भी बड़े बाउंस आए लोअर हाइस के करीब, तो मेरे ख़्याल में थोड़ी सी पोजीशंस ऑफलोड कर लेनी चाहिए इसके ऊपर, और फिर इंतज़ार करें कि ये इन सपोर्ट एरियाज़ पे जाके कहीं टेस्ट करे। या अगर आप बहुत ही बड़े कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि आपने इसको रखा हुआ है और भूले हुए हैं और बिल्कुल वॉलेट को हाथ भी नहीं लगा रहे, तो फिर इंतज़ार करें, फिर ये आने वाले वक्तों में कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक करेगा और फिर फर्दर रैली भी करेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इथीरियम में इन्वेस्टेड हैं। अगर हम इसके ETF की बात करें, उसमें भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ है और कोई डाइवर्जेंस ऐसे नहीं है कि हम कहें कि ETFs पे बाइंग नज़र आए हमें और यहाँ पे सेलिंग आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। सो बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करता हुआ आ रहा है जो इथीरियम के ही हैं। कोई डेविएशन, कोई डाइवर्जेंस ऐसे नहीं है इसके ऊपर भी। सो ये है सलमान, और ये $25 का चल रहा है इस वक्त। चलें फिर अब रैप अप करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया कि हमने सारी मार्केट्स को डिस्कस किया है। हमने पाकिस्तान मार्केट को डिस्कस किया, ग्लोबल मार्केट को डिस्कस किया, क्रिप्टो को डिस्कस किया, फॉरेक्स मार्केट को किया, नैस्डैक के ऊपर भी काफ़ी डिटेल में बात की है। और चूंकि आज रिजल्ट्स कुछ डाटा भी थोड़ा सा रिलीज होगा, फिर हमें पता लगेगा कि ओवरऑल जो है मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। कुछ न्यूज़ नेगेटिव जो है वो आपकी ग्लोबल मार्केट से भी आ रही है, ट्रम्प की तरफ से भी, जो आपके अभी तक मार्केट शटडाउन चल रहा है। वो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जल्दी हो जाएगा रिकवर, तो जब तक नहीं हो रहा तो अनसर्टेनिटी थोड़ी सी मार्केट में मौजूद है। नेक्स्ट वीक CPI का डाटा होगा, वो मार्केट को डिफाइन कर देगा कि आने वाले वक्त के अंदर वो किस डायरेक्शन में जाने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से एंड सलमान की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com
जहां हर फैसला बने सरमाया।